हेलो स्टूडेंट, यू आर द मोस्ट वेलकम इन द जेई क्लासेस बीटेक। माय नेम इज गोविंद सैनी और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स के वन शॉट क्लासेस। जी हाँ, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 3 की वन शॉट क्लासेस के बारे में, जो हमारा इसका चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्सिबल एंड shear स्ट्रेसेस के बारे में। इन द प्रीवियस क्लासेस हमने डिस्कस किया था यूनिट नंबर 2 की वन शॉट क्लासेस, जिसमें कि हमने एक ही क्लास में अपने पूरे सिलेबस को, या यूनिट नंबर 2 का जो भी हमारा सिलेबस था वो हमने उस एक ही क्लास में कवर किया था। साथ ही साथ वहां पर मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताए थे कि पेपर में किस टाइप के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों क्लासेस, इससे पहले यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 की जो वन शॉट क्लासेस हैं वो मैंने कंप्लीट करा दी हैं। ये सभी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर आपको मिल जाएंगी, वहां पर जाकर अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में डिस्कस करेंगे ये अपने यूनिट नंबर 3 के बारे में, और यूनिट नंबर 3 में जिसमें कि डिस्कस करेंगे फ्लेक्सिबल एंड shear स्ट्रेसेस, जो आपका चैप्टर का नाम है, और एक ही क्लास में अपने पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूं आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस है क्या। ठीक है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस के बारे में बात करते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप मान लीजिए, एक मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक रिजिड बॉडी होती है, एक फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। अगर रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जब किसी बॉडी के ऊपर हम कोई भी फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशंस नहीं हो पाता है, या बॉडी के पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो पाता है, तो वो एक तरीके से रिजिड बॉडी होती है। मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम कोई भी लोड अप्लाइड करें और लोड अप्लाइड करने के कारण उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, उसका पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, वो एक तरीके से रिजिड बॉडी होती है। लेकिन अगर बात करेंगे यहाँ पर फ्लेक्सिबल बॉडी के बारे में, तो फ्लेक्सिबल बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है कि जब हम बॉडी के ऊपर कोई फोर्स अप्लाइड करते हैं और फोर्स अप्लाइड करने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है, या बॉडी की शेप में चेंज हो जाता है, बॉडी की पोजीशंस में चेंज हो जाता है, तो वो एक तरीके से फ्लेक्सिबल बॉडी हमारी यहाँ पर कहलाती है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस के बारे में। तो फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए जैसे कि हमारी कोई बीम थी, ठीक है, या फिर हमारा कॉलम है, या फिर हमारे पास कोई एक एलिमेंट है, और उस एलिमेंट के ऊपर जब ना कोई भी लोड अप्लाइड करते हैं तो लोड अप्लाइड करने के कारण बॉडी में डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो डिफॉर्मेशन हो रहा है तो मतलब कैसा होगा, उसके अंदर फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस हमारी जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस यहाँ पे जनरेट होने का काम करती हैं। तो वही हमारा क्या कहलाता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रेसेस के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, अगर नॉर्मल वे में मैं यहाँ पे आपसे बात करूं, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक कॉलम है, या फिर हमारे पास कोई एक बीम है। ठीक है, मान लीजिए इस तरीके से हमारे पास क्या है स्टूडेंट, कोई भी एक बीम है। ठीक है, यहाँ पे इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी है, ये इसका एक न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस मतलब इसका मिड सेंटर में जो इसकी एक्सिस होती है उसको न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर बोला जाता है। इसको एन ए यहाँ पे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एन ए यहाँ से इसको मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं कि जब हम इस बॉडी के ऊपर दोनों तरफ से क्या लगाएंगे, मूवमेंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मूवमेंट लगाएंगे। मूवमेंट का मतलब इसको मोड़ेंगे, इसको बेंड करेंगे इस तरीके से, तो ये जो बॉडी होगी वो हमारी इस तरीके से क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ठीक है, ये बॉडी हमारी इस तरीके से क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, मतलब बैंड करने का काम करेगी। ठीक है, तो कहने मतलब क्या है कि जब बॉडी के ऊपर हमने क्या लगाया, दोनों एंड पर हमने मूवमेंट लगाया, और मूवमेंट के कारण बॉडी में डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो गया, ये क्या कर गई, बैंड कर गई। बैंड के रिगार्डिंग मतलब एक फ्लेक्सिबल बॉडी है जो क्या कर गई, लोड लगने के कारण इसके अंदर डिफॉर्मेशन हमारा हो गया। ठीक है, तो बॉडी में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल पाते हैं, अगर बात करेंगे यहाँ पर, इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल एक्सिस में कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस पे कोई चेंज हमारा नहीं होगा। अगर बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर कोई हमने एक लेयर मान लिया है, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, इस लेयर में कंप्रेशन होगा। ठीक है, इस लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन होगा। मतलब जो भी हमारा एलिमेंट है
या फिर हमारी कोई बीम है वो किससे बनी होती है, वो लेयर से बनी होती है भाई। एक लेयर हमारी ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, छोटी हो गई, मतलब इस तरीके से लेयर के द्वारा, लेयर बाय लेयर द्वारा हमारा क्या बनता है, एलिमेंट्स बनता है। ठीक है, लेयर बाय लेयर द्वारा क्या बनता है, हमारा एलिमेंट्स बनने का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हमने इसके ऊपर मोमेंट लगाया तो मोमेंट लगाने के कारण बॉडी हमारी इस तरीके से बैंड करेगी, फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग इस न्यूट्रल एक्सिस जो हमारा NA है, NA में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब एक अब बात करेंगे यहाँ पर कि जब किसी बीम के ऊपर कोई भी लोड अप्लाइड किया जाता है, उसको बैंड किया जाता है, तो वहां पे उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो एक तरीके से न्यूट्रल होती है, उस न्यूट्रल लेयर में कोई चेंज हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, एक ऐसी लेयर जिसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है, अप्लाइड ऑन द मोमेंट या अप्लाइड ऑन द लोड, ठीक है, आफ्टर अप्लाइड ऑन द लोड, then this layer is called the neutral layer। ठीक है, ऐसी लेयर जिसमें लोड लगने के बाद भी कोई चेंज नहीं हो पाता है, एक ऐसी लेयर जिसमें लोड लगने के बाद या बेंडिंग मोमेंट लगने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता है, तो वो लेयर हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रल लेयर कहलाती है। ठीक है, उसको हिंदी में उदासीन एक्सिस के नाम से यहां पर जाना जाता है। ठीक है, और इसमें जो एक्सिस होगी उसको न्यूट्रल एक्सिस के नाम से यहां पर जानेंगे। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाली लेयर होगी, न्यूट्रल एक्सिस से जो ऊपर वाली लेयर होगी, उस लेयर में क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी बॉडी की लेंथ में डिक्रीमेंट होता है, जब किसी बॉडी की लेंथ में डिक्रीमेंट होता है, तो आप लोग देख पा रहे हैं इसमें ऊपर की तरफ हमारा क्या हो रहा है, लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली जो लेयर होगी वहां पे कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, कंप्रेशन स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, कंप्रेशन स्ट्रेसेस यहाँ पर डेवलप होंगी। और न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाली जो लेयर्स होंगी उसमें कौन सी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, टेंसाइल, टेंसाइल स्ट्रेसेस यहां पर हमारी डेवलप होंगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेसेस होंगी, यहाँ पे कंप्रेशन स्ट्रेसेस होंगी, और जहां पर स्ट्रेसेस मतलब जिस लेयर में कोई भी चेंजिंग नहीं हो पाता है तो उसको न्यूट्रल लेयर यहां पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लेयर यहां पे उसको बोला जाता है। बस ये चीज आपको यहां पर याद रखनी है। ठीक है, किसमें, बीम्स के रिगार्डिंग, या फिर बात कर सकते हैं फ्लेक्सिबल बेंडिंग जो भी स्ट्रेसेस है उसके रिगार्डिंग आपको यहां पर ध्यान रखना है। इतना क्लियर है? चलिए, तो यही मैं इसी वाला ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वाले चैप्टर्स का। ठीक है, अब इसी के साथ बात करेंगे थ्योरी ऑफ सिंपल बैंडिंग। बैंडिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज बैंड करना। ठीक है भाई, मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने यहां से पकड़ा, यहां से मड़का, उसको इस तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, मूवमेंट दे रहा हूं, इस तरीके से क्या कर रहा हूं, मूवमेंट इसके ऊपर लगा रहा हूं, उसको घुमाने का काम कर दो, घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से कर्व शेप में बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्व शेप में हमारे यहां पर बन जाएगा। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, बैंडिंग कहलाता है। बैंडिंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बैंड करना, मोड़ना, वो हमारा बैंडिंग कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो बॉडी मैंने आपको बताई थी, जब यहाँ पे इसके दोनों सिरों पर क्या करें, जिसके दोनों एंड्स पर, बीम के या कॉलम के दोनों एंड्स पर क्या करें, अपने मोमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, तो मोमेंट अप्लाइड करने से बीम में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है, बैंडिंग स्ट्रेसेस हमारे यहाँ पर डेवलप हो पा रही है। ये क्या कर रही है, हमारी बीम बैंड कर रही है। ठीक है, ये क्या कर रही है, हमारी बैंड कर रही है। तो उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे, थ्योरी ऑफ सिंपल बैंडिंग क्या कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बैंडिंग थ्योरी या प्योर बैंडिंग थ्योरी। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसको हम थ्योरी ऑफ बैंडिंग भी बोला जा सकता है या प्योर बैंडिंग भी इसको यहाँ पर बोला जा सकता है। ठीक है, इट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स। ये हमारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है किसका, मैकेनिक्स का, ऑफ मटेरियल, देन एक्सप्लेन हाउ बीम बिहेवियर अंडर बेंडिंग लोड, कि हमारा जो मटेरियल है वो किस तरीके से इसका बिहेव कर सकता है। भाई अगर हमारे अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं। अगर बात कर सकते हैं, मेरे पास कास्ट आयरन है, माइल्ड स्टील है, एल्युमिनियम है, कॉपर है। ठीक है, जैसे इसकी बात कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट, सॉफ्ट मेटल जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड है, सिल्वर है। तो ये हमारे काफी ज्यादा सॉफ्ट मटेरियल हमारे यहाँ पर होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स हमारे यहाँ पर होते हैं। अगर हार्ड मेटल की बात करेंगे तो कास्ट आयरन है, ठीक है, आपका माइल्ड स्टील है, तो ये थोड़े से हार्ड होते हैं। तो इन पे हमको मोमेंट लगाने के कारण, तो अलग अलग मेटल्स के कारण, अलग अलग मेटल की प्रॉपर्टीज के कारण जब उनके ऊपर मोमेंट लगाया जाता है तो उनके अंदर अलग अलग डिफॉर्मेशन देखने को मिल पाते हैं। भाई नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, एल्युमिनियम का जो मेटल्स होता है, मेटल होता है, तो एल्युमिनियम को बिगर गर्म करें में उसको इस तरीके से मोड़ सकते हैं। एल्युमिनियम काफी ज्यादा सॉफ्ट मेटल होता है। लेकिन अगर बात करेंगे कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन को हम नहीं मोड़ सकते। अगर हथौड़े से ही पीटेंगे तो भी नहीं वो मोड़ सकता। पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको गर्म करना पड़ेगा, उसको हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तब उसके ऊपर अपना फोर्स अप्लाइड करके उसको एक शेप से दूसरे शेप में ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से मैकेनिकल में होता है। आई होप आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। ठीक है, तो वो एक क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है। ठीक है, और क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस या हीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेटल को गर्म करते हैं उसके क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक,
और उसके बाद उसके ऊपर फोर्स अप्लाइड करके उसके एक शेप को दूसरे शेप में चेंज किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप कहीं बाजार में लोहार वगैरह की आपने दुकान देखी होगी जहां पे लोहे के सामान वगैरह बनते होंगे, तो लोहे के सामान बनाने वाले जो क्या होते हैं, पहले लोहे को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब वो लाल हो जाता है तब उसके ऊपर हथौड़ा बजाते हैं और उसको एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने का काम किया जाता है। या फिर बात कर सकते हैं हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के कारण मेटल की जो हमारी प्रॉपर्टीज होती हैं, मेटल में कोई डिफॉर्मेशन हो गया, मेटल में कोई डिफेक्ट्स हो गया, तो उन सभी चीजों को यूटिलाइज मतलब उन सभी चीजों को खत्म करने के लिए, मेटल को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है, मेटल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी हार्डनेस को इंक्रीमेंट करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, जिसके कारण मेटल के अंदर जो हमारी स्ट्रेंथ अननेसेसरी स्पेस हमारे होते हैं उन सभी को वहां पर खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो एक तरीके से हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के द्वारा वहां पर किया जाता है। तो सिंपल बेंडिंग में हमारा क्या होता है कि इट इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल दैट एक्सप्लेन हाउ बीम बिहेव। ठीक है, हाउ बीम बिहेव अंडर बेंडिंग लोडेड। ठीक है, जब हमारे बीम के ऊपर बेंडिंग लोड अप्लाइड किया जाता है तो हमारा बीम किस तरीके से बिहेव करता है, और बिहेवियर जो करेगा वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है कि बीम जो है वो किस मटेरियल की हमारी बनी हुई होती है। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे बात कर सकते हैं स्टूडेंट, अजम्पशंस ऑफ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। सिंपल बेंडिंग के क्या क्या अजम्पशंस होते हैं थ्योरी के, वो हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बेंडिंग थ्योरी की रिगार्डिंग बात कर सकते हैं, इसके अजम्पशंस के बारे में क्या क्या हमारे होने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मटेरियल इज होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब होता है कि मेटल जो जिस तरीके से हमारा बीम है वो बीम सेम मेटल की हमारी बनी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आधी बीम हमारे अलग मेटल की है, आधी बीम अलग मेटल की है, आधी बीम अलग मेटल की है, तो उसके अंदर जो भी डिफॉर्मेशन होगा या बैंडिंग होगा वो हमारा प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। ठीक है, आइसोट्रोपिक हमारा होना चाहिए। ठीक है, चलिए, द बीम इनिशियली स्टेट, हमारी जो बीम है वो इनिशियली कैसी होनी चाहिए, स्टेट होनी चाहिए, एंड हैज ए कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बीम कॉलम जो भी हमारे होते हैं उनका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, या फिर बात कर सकते हैं स्टेट होता है। आपने देखा होगा आपके घर में जो कॉलम लगे होते हैं, ठीक है, या फिर आपने चारों कोनों पे कॉलम लगे होते हैं, आपने ये तो नहीं देखा कहीं से पतला कहीं से मोटा कहीं से पतला कहीं से मोटा, ऐसा नहीं होता है। वो सेम स्ट्रक्चर्स का होता है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो बीम कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए हर एक सेक्शंस पर। ठीक है, दूसरा बात कर सकते हैं लोडिंग इज विद इन इलास्टिक लिमिट। ठीक है, अगर हम अपने बीम के ऊपर कोई भी लोड अप्लाइड कर रहे हैं तो वो एक इलास्टिक लिमिट पर हमारा होना चाहिए। ठीक है, इलास्टिक लिमिट इसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि अगर बीम के ऊपर कोई लोड अप्लाइड करने हैं तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा लोड अप्लाइड करने के कारण वहां पे हमको इलास्टिसिटी हमको नहीं दिख पाई और वो एक तरह से क्या कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसा मेटल हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम ड्यूरिंग बैंडिंग इज लार्ज। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम ड्यूरिंग बैंडिंग इज लार्ज, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हमारा बैंड बीम का, जब उसको बैंड करते हैं तो बैंड करने के कारण उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वो मैक्सिमम हमारा होना चाहिए। फिर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट मैंने आपको माना था, यहाँ पे कोई एक पॉइंट मान लेते हैं और इसको इससे मिलाते हैं, इसको इससे मिलाते हैं, और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होती है वो हमारे क्या कहलाती है, रेडियस कर्वेचर बनाती है। उसके बीच में एक हमारा कोण बनता है, डेट इज द अल्फा। वो अभी आगे की तरफ आएगा, उसमें हम बताएंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हमारा एक कर्व यहाँ पे बनना है, डेट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बीम ड्यूरिंग बैंडिंग इज लार्ज, वो लार्ज होना चाहिए कंपेयर टू इट्स ट्रांसवर्स डायमेंशंस। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शंस ऑफ द बीम रिमेन प्लेन, हमारा जो ट्रांसवर्स सेक्शन है ऑफ द बीम का वो कैसे होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए, एंड परपेंडिकुलर टू न्यूट्रल सरफेस आफ्टर बेंडिंग। देयर इज नो लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पे कोई हमारा लेटरल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये होता है ना लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी बीम में कोई हमारा इस तरीके का एलिमेंट है कि जब हम अपने एलिमेंट के ऊपर कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप करते हैं, मतलब स्ट्रेस फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उसके शेप में कोई चेंज हो जाता है। तो जब किसी भी एलिमेंट का डायमीटर चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल डायमीटर का जो रेशियो होता है वो हमारा लेटरल स्ट्रेन कहलाता है। तो वो ये कह रहा है कि देयर इज नो लेटरल स्ट्रेन, यहाँ पे कोई हमारा लेटरल स्ट्रेन नहीं होना चाहिए, ओनली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस इज देयर, केवल और केवल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेसेस ही हमारी डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, वो एक तरीके से किसके कारण होता है हमारा, ये होती है हमारी अजम्पशंस ऑफ थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। पेपर में पूछ सकता है क्या क्या हमारे अजम्पशंस होने चाहिए थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे क्या अजम्पशंस हैं, इन सभी के बारे में आपको डिस्कस करना है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें कि मैंने अभी आपको पीछे की तरफ बताया था कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक बीम है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा सेम है,
और इसके एक न्यूट्रल एक्सिस है एन और ए, ठीक है। एन ए से ऊपर की तरफ वाई डिस्टेंस पर हमने कोई एक लेयर मानी है दैट इज द पी क्यू, और हम बीम के दोनों ही सिरों पर, दोनों ही एंड पर क्या कर रहे हैं, अपना बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंट अप्लाइड करें जिसके कारण हमारी जो बीम होगी वो इस तरीके से क्या हो जाती है, हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है, बैंड कर जाती है। बैंड करने के कारण यहाँ पे हमारा कोई सेंटर होता है जिसका यहाँ से यहाँ तक मतलब न्यूट्रल एक्सिस से इस ओरिजिन पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाती है, हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको यहाँ पर बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से इसको यहाँ पर जाना जाता है, जो यहाँ पे क्या कहते हैं, अल्फा एंगल को बनाने का काम करती है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस होती है, यहाँ पे हमारे न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर एक हमारी लेयर होती है, ठीक है। इस वाली लेयर में हमारा क्या होगा, कंप्रेशन होगा, नीचे वाली लेयर में हमारा क्या होगा, टेंशन होगा। ये सभी पीछे की तरफ मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक डेरिवेशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में काफी बार पूछा गया है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से इसको करना है वो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से इस डेरिवेशन को समझने वाले हैं, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट इंपोर्टेंट है, इस डेरिवेशन को आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने मोमेंट इक्वेशन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे बात करने वाले डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास कोई एक बीम है, उस बीम का यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक क्रॉस सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा कैसा है, सेम है। इसके एक न्यूट्रल एक्सिस है दैट इज द एन ए, और एन ए यहाँ पे हमने एन ए इसका न्यूट्रल एक्सिस है, लेकिन न्यूट्रल एक्सिस पर हमने एक लेयर मानी है, छोटी सी लेयर मानी है दैट इज द पी क्यू, हमने छोटा सा एक लेयर मान लिया, ठीक है। पी क्यू से ऊपर की तरफ वाई डिस्टेंस पर एक लेयर है हमारी दैट इज द आर एस। क्या है स्टूडेंट, हमारे यहाँ पे आर एस है। लेकिन जब इस बीम के ऊपर अपना मोमेंट अप्लाइड करते हैं, तो मोमेंट अप्लाइड करने के कारण या बैंडिंग मोमेंट अप्लाइड करने के कारण हमारी जो बीम होती है वो बैंड कर जाती है, एक फ्लेक्सिबल बैंडिंग हमारे इसके अंदर जनरेट हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे जो पी क्यू जो लेयर थी वो कन्वर्ट हो जाती है पी डैश क्यू डैश में, और जो आर एस हमारी जो लेयर थी वो कन्वर्ट हो जाती है आर डैश एस डैश में, ठीक है। जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि पी क्यू एक हमारी न्यूट्रल एक्सिस की लेयर है, और न्यूट्रल एक्सिस के लेयर पर हमारी जब कोई भी मूवमेंट लगाते हैं, मतलब एलिमेंट के ऊपर कोई भी मूवमेंट लगाते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस वाली लेयर में कोई चेंजिंग हमारा नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर हम उसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट नहीं लगाएंगे तब भी उसके लेंथ उतनी रहेगी, और मोमेंट लगाने के बाद भी तब भी लेंथ उसकी उतनी ही होने वाली है, उस लेयर में कोई चेंज हमारा नहीं होता है, ठीक है। बट नॉर्मली मैंने यहाँ पे पी क्यू को यहाँ पे पी डैश क्यू डैश के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद आर और एस जो है उसमें हमने यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है आर डैश एस डैश में, ठीक है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था इसका एक ओरिजिन पॉइंट होता है, ओरिजिन पॉइंट से हमारा जो यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होती है उसका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहलाता है, और जो एक एंगल मेक करता है वो हमारा अल्फा एंगल यहाँ पर बनाने का काम करता है, ठीक है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जो स्ट्रेसेस की वैल्यू होती है वो हमारी 0 होती है। न्यूट्रल एक्सिस से नीचे की तरफ जो लेयर होती है वहां पे टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, और न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाली जो लेयर होती है वहां पे कंप्रेशन स्ट्रेसेस हमारी डेवलप होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से बात करेंगे, कंसीडर ए बीम विच हैज द न्यूट्रल एक्सिस Na। यहाँ पे कोई हमारी बीम है जिसका न्यूट्रल एक्सिस क्या है, हमारा Na है। हैज द लेयर ऑफ द बीम इज PQ, ठीक है। जो हमारा यहाँ पर लेयर है बीम का वो हमने यहाँ पे क्या माना है, PQ हमने माना है। When bending moment applied on the beam, then layer become P dash Q dash। जब यहाँ पे स्टूडेंट बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड करते हैं बीम के ऊपर, तब यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, P dash Q dash यहाँ पे हमारा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ए लेयर आर एस इज अवे फ्रॉम पी क्यू इज डिस्टेंस वाई। यहाँ पे हमने क्या माना है, एक लेयर मानिए दैट इज द आर एस जो अवे है फ्रॉम पी क्यू से वाई डिस्टेंस के ऊपर की तरफ यहाँ पे हमारी कोई लेयर है दैट इज द आर एस। देन ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट ऑन द बीम, जब यहाँ पे इसके ऊपर बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड करते हैं तो लेयर आर इज डिफॉर्म इनटू द आर डैश एस डैश। जब यहाँ पे अपना मोमेंट अप्लाइड करते हैं तो हमारी जो लेयर है आर एस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आर डैश एस डैश में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग बात करेंगे, जो यहाँ पे P डैश Q डैश है वो इक्वल होगा किसके, रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू के एंगल के, ठीक है। तो P डैश Q डैश दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इनटू एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे P डैश Q डैश तो हमारा हो जाएगा R इनटू के अल्फा। अगर बात करेंगे R डैश S डैश के बारे में तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो R प्लस के मतलब R में से क्या करेंगे Y को माइनस कर देंगे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया, R माइनस के Y इनटू के अल्फा आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इनिशियली द पैरेलल लेयर वुड हैव द इक्वल लेंथ सो दैट, अगर यहाँ पे इस एलिमेंट को बहुत छोटा सा मानेंगे, हमारी जो लेयर है वो लेयर की जो बीच की डिस्टेंस y है अगर वो बहुत ज्यादा मिनिमम होगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी, तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि पी क्यू डेट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, आर एस होगा, ठीक है। पी क्यू डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर एस हो जाएगा। व्हेन देयर इज नो स्ट्रेन एट न्यूट्रल एक्सिस, जब हमारा न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेन नहीं होता है, हमारी न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो पाता है, कोई चेंजिंग नहीं हो पाता है, तो पी क्यू जो हमारी लेयर होगी वो इक्वल होगी हमारी पी डैश क्यू डैश के। भाई ऑब्वियसली मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। जब हमारे बीम के ऊपर कोई भी मूवमेंट नहीं लग पा रहा है
तो न्यूट्रल एक्सिस वाली जो लेयर है उससे ऊपर वाई डिस्टेंस पर जो हमने लेयर मानी है दैट इज द आर एस, दोनों का डिस्टेंस हमारा सेम होगा, मतलब दोनों की लेंथ हमारी कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन जब हम उसके ऊपर अपना बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करेंगे, बेंडिंग मोमेंट अप्लाई करने के कारण उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, तो वहां पे जो लेयर हमारी पी क्यू थी जो न्यूट्रल एक्सिस थी, और न्यूट्रल एक्सिस पे स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 होती है, तो उस समय उसके डिस्टेंस भी कैसी होगी, मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो हमारी पी डैश क्यू डैश के बराबर होगी, मतलब पी क्यू दैट विल बी इक्वल टू कितना होगा, पी डैश क्यू डैश होगा। इतना क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे जो ऊपर वाली लेयर थी उसमें कितना स्ट्रेन हमारा डेवलप हो पाया। तो स्ट्रेन डेवलप करेंगे ऊपर वाली लेयर में, मतलब आरएस में कितना स्ट्रेन हमारा डेवलप हुआ है। जब मोमेंट अप्लाइड करेंगे तो आरएस वाली जो हमारी लेयर थी वो आर डैश एस डैश में कन्वर्ट हो गई, तो वहां पे कुछ ना कुछ हमारे स्ट्रेन हुआ है, मतलब स्ट्रेन का मतलब उसके लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजिंग हमारी हुई है। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंजिंग लेंथ का मतलब क्या होगा, ओरिजिनल जो थी उसमें से माइनस कर देंगे चेंज वाली को, ठीक है। तो जो जितना भी चेंज होगा वो हमारा निकल कर आ जाएगा, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ हमारी क्या थी, आरएस थी, ठीक है। बट आरएस बराबर हमारा यहाँ पर क्या था, आरएस बराबर क्या है, पी क्यू है, और पी क्यू बराबर क्या है, पी डैश क्यू डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आरएस की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, पी डैश क्यू डैश रख दिया, और यहाँ पे भी नीचे हमने आरएस की जगह पी डैश क्यू डैश रख दिया। तब हमारे यहाँ पर कितना होगा स्ट्रेंथ, और इसी तरीके से बात करेंगे पी डैश क्यू डैश दैट विल बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर आर अल्फा, क्योंकि पीछे ऊपर की तरफ हमने यहाँ पर देखा था क्या, आर पी डैश क्यू डैश दैट विल बी इक्वल टू कितना है हमारा, आर अल्फा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पी डैश क्यू डैश की जगह हमने आर अल्फा रख दिया, और आर डैश एट डैश की जगह हमने आर माइनस के वाई इंटू के अल्फा यहाँ पे रख दिया है, और नीचे भी हमने आर अल्फा रख दिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी स्ट्रेन की वो मिल जाएगी वाई अपॉन आर, ठीक है। स्ट्रेन बराबर क्या मिल जाएगा, वाई अपॉन आर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, वी नो दैट नाउ स्ट्रेन बराबर क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस होता है, मतलब अगर बात करेंगे ई बराबर यंग मॉडुलस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन आर और सिग्मा अपॉन ई। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे निकल कर आएगी, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेंगे। चलिए इसी के साथ हम बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे आगे की तरफ, वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब बात करेंगे लेट ए स्ट्रिप एरिया डेल ए। यहाँ पे जो हमने एक स्ट्रिप माना है उसका एरिया हमने कितना माना है, डेल ए यहाँ पे मान लिया है। लाई ए डिस्टेंस वाई फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, जो यहाँ पे लाई करता है न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर लाई करता है। देन द नॉर्मल फोर्सेस ऑन दिस एरिया, तब यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस हमारे उस एरिया का क्या होगा। अब की बात क्या कर रहे हैं, एरिया को कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, आप सब लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, स्ट्रेस इंटू एरिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी यहाँ पर, ई अपॉन आर इंटू के वाई, ठीक है। तो स्ट्रेस की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी। तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पर स्टूडेंट, तो स्ट्रेस की वैल्यू अगर मैं यहां से फाइंड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर इंटू के वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर इंटू के वाई, और वही मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुटअप कर दिया है। तो वही मैंने यहाँ पे लग दिया, एफ ए बराबर के क्या होगा, सिग्मा, तो ई अपॉन आर इंटू के वाई, और छोटा सा एरिया तो हमारा डेली हो जाएगा, ठीक है। नाउ मोमेंट ऑफ दिस फोर्सेस अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। अब यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे ऑफ दिस फोर्सेस के कारण अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस पर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मोमेंट दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज द ई अपॉन आर इंटू के वाई डेल ए इंटू के वाई। मतलब मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है। ऑब्वियसली आप सब लोग जानते हैं मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा क्या है, पूरा फोर्स है, तो पूरे फोर्स की वैल्यू को रख दिया, डिस्टेंस कितनी है, वाई, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोमेंट निकल कर आएगा आर एस वाली लेयर पर, वो कितना आएगा, ई अपॉन आर वाई स्क्वायर डेल ए। कितना हो जाएगा, ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू के डेल ए। तब यहाँ पे बात करेंगे टोटल रजिस्टिंग मोमेंट ऑन द बीम। टोटल रजिस्टिंग मोमेंट हमारा कितना होने वाला है, तो क्या करेंगे, इसका समेशन कर देंगे। तो समेशन ई अपॉन आर वाई स्क्वायर इंटू के डेल ए। ई अपॉन आर हमारा कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, तो वाई स्क्वायर इंटू डेल ए हमारे यहाँ पर आ जाएगा। और हम जानते हैं वाई स्क्वायर इंटू डेल ए दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा होता है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, एरिया इंटू के एच का स्क्वायर। एरिया हमारा हो जाएगा डेल ए, एच हमारा दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई हमारा मतलब डिस्टेंस, हमारा वाई क्या है, डिस्टेंस है, और एरिया कितना हमारा डेल ए है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डेल हमारे यहाँ पर हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए तो यहाँ पे निकल कर आएगा एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे सेकंड।
तब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम जानते हैं सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू क्या होता है, ई अपॉन आर होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमारी जो इक्वेशन निकल कर आई थी वो कितना आया था, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। तो यहाँ भी ई अपॉन आर बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन वाई, और ई अपॉन आर बराबर कितना है, एम अपॉन आई है। तो जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्वलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको निकल कर आएगा एम अपॉन आई बराबर कितना है, ई अपॉन आर, और ई अपॉन आर बराबर कितना है, सिग्मा अपॉन वाई। दिस इज द बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारी स्टूडेंट, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन है, पेपर में आने वाली है, पूछी जाने वाली है, और इस इक्वेशन से आपको न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एम हमारे क्या होगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा, एम इज द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। आई हमारा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ई क्या होगा हमारा, यंग मॉडुलस होगा। आर क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिग्मा क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेसेस होंगी, और वाई क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस हमारी होगी। ठीक है, तो इस इक्वेशंस को आपको याद रखना है, बेंडिंग इक्वेशंस को आपको याद रखना है। कितना होगा, m अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई। ठीक है, चलिए, तो ये आपका इंपोर्टेंट है, इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस यहां पर करनी है। अब इस इक्वेशंस के बेस पर क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो देखेंगे किस किस टाइप्स के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को पहले पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है फिर उसको क्या करेंगे, लिखने का काम करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम, यहां पे क्या दिया हुआ है हमारा, सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम यहां पर दी गई है विद सिमेट्रिकली सेक्शन 200 mm इन डेप्थ, जिसका हमारा एक डेप्थ कितना दे रखा है, 200 mm यहां पर दिया हुआ है, हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 2.26 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 मीटर फॉर। ठीक है, तो यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी दी गई है अबाउट इट्स न्यूट्रल एक्सिस, किससे, इसके न्यूट्रल एक्सिस से। डिटरमाइन द लॉन्गेस्ट स्पैन ओवर विच द बीम वुड कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ, यहां पे क्या कह रहा है कि डिटरमाइन करना है द लॉन्गेस्ट स्पैन, कि इस स्पैन की लंबाई कितनी है। ठीक है, साथ ही साथ विच द बीम वुड कैरी ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, हमारे यहाँ पे जो बीम है वो क्या कैरी कर रही है, हमारी यूडियल लोड को कैरी कर रही है, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 किलोन्यूटन पर मीटर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। रन सच दैट द स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग डज नॉट एक्सीड 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पे जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेसेस है वो 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा एक्सेस नहीं कर सकती, इससे कम ही एक्सेस करेगी। अगर इससे ज्यादा एक्सेस कर जाएगी तो मैटर हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, बेसिकली डेप्थ हमको दिया हुआ है 200 mm। ठीक है, 0.2 mm यहाँ पे हमको दिया हुआ है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दिया हुआ है, यूडियल लोड हमको दिया हुआ है, और सिग्मा मतलब स्ट्रेसेस की वैल्यू भी यहाँ पे हमको दी हुई है। तो 125 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको न्यूटन पर मेगा को हमने 10 की पावर 6 लिख दिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडियल ऑन द बीम। कल वाली जो सेकंड वाली यूनिट थी, तो सेकंड वाली यूनिट में मैंने डिफ्लेक्शंस के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास जब सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड सेंटर पे कोई हमारा पॉइंट लोड लगता है तो वहां पे डिफ्लेक्शंस कितना होता है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यूडियल लोड लगा हुआ होता है तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग क्या हमारी होती है, मतलब डिफ्लेक्शन और मूवमेंट, बेंडिंग हमारा एक ही है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडियल ऑन द बीम, तो हमारा फॉर्मूला यहां पर आता है, मोमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू लोड L की पावर 2 अपॉन 8, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला वहां से मैंने रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे y मैक्सिमम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, तो डेप्थ का क्या कर देंगे, यहाँ पे उसका हाफ कर देंगे, तो 0.2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 0.1 मीटर हमको निकल कर आ जाएगा। तब बेंडिंग इक्वेशन से हम सब लोग जानते हैं, बेंडिंग इक्वेशन अभी मैंने फाइंड आउट की थी, m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई यहाँ पे हमारा होता है। तो m दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा इनटू के i अपॉन के y, सिग्मा की वैल्यू रखा 125 इंटू 10 के पावर 6, i की वैल्यू रखा 2.26 इंटू 10 के पावर माइनस के 5, y की वैल्यू रखा 0.1। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी मोमेंट की, तो m दैट विल बी इक्वल्स टू 28250 न्यूटन मीटर। ये आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, बेंडिंग मोमेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द मोमेंट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मोमेंट की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो यहां से आपको क्या निकालना है, लेंथ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कैलकुलेटिंग ऑफ द स्पैन। ठीक है, तो कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ स्पैन, तो हमारा कितना आएगा, 7.52 मीटर की हमारी क्या होगी, बीम की लेंथ होगी। ठीक है, तो नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मूले अप्लाइड करने हैं, और फॉर्मूले अप्लाइड करने के कारण अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और है, देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, वो आपको प्रैक्टिस करने हैं इनके। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेसेस, क्वेश्चन में कह रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ए कास्ट आयरन
पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर 40 mm, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन ए कास्ट आयरन पाइप ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 40 mm का और इंटरनल डायमीटर दे रखा है हमको 20 mm का। यहाँ पे हमको स्ट्रेसेस की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और लेंथ हमको दे रखी है 4 मीटर। व्हेन द पाइप इज सपोर्टेड एट इट्स एंड एंड कैरीज ए पॉइंट लोड ऑफ 18 न्यूटन, जब यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है कि सपोर्टेड हमारे दोनों ही पाइप के एंड पर हमारी लगी हुई है और कैरी कर रहे हैं पॉइंट लोड को 80 न्यूटन एट सेंटर, ठीक है। तो लेंथ की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 4 मीटर दे रखी है और हमारे यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड ये बीम होगा, उसके सेंटर पर कितना 80 न्यूटन का पॉइंट लोड यहाँ पे अप्लाइड किया गया है, ठीक है। तो ये कौन सी बीम दी गई है, सिंपली सपोर्टेड बीम दी गई है और सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड सेंटर पर हमारे क्या लगा हुआ है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो उस समय हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हमारा क्या निकल कर आता है या बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या निकल कर आता है, वो WL/4 यहाँ पे हमारा निकल कर आता है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है, डेट इज द 40 mm। आउटर डायमीटर को मैंने कैपिटल से लिखा हुआ है, इंटरनल डायमीटर को यहाँ पे स्मॉल डी से यहाँ पे लिखा हुआ है, वो 20 mm यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। बीम की जो लेंथ है वो कितना दे रखा है, 4000 mm हमको दिया जाए है और लोड की जो वैल्यू दे रखी है 80 न्यूटन यहाँ पे हमको दी हुई है। इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम, अगर हमारा पास क्या है स्टूडेंट, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो वहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, WL/4। ये आपको याद रखनी है। देखो यूनिट नंबर सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज हो पा रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको यूनिट नंबर सेकंड नहीं कराता, पहले थर्ड करा देता, तो आपको समझ में नहीं आता कि कहां से आया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डेट विल बी इक्वल्स टू WL/4 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 80,000 न्यूटन mm यहाँ पे आपको निकल कर आ जाएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होलो पाइप के बारे में बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पाई अपॉन 64, ठीक है। डी की पावर 4 माइनस के डी की पावर 4, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड आउट हो जाएगा। वाई मैक्सिमम की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 20 mm। किसका, कैपिटल डायमीटर का, मतलब जो आउटर इसका एक्सटर्नल डायमीटर था, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस वी नो दैट इज द M/I इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y। यहां से आप क्या करना है, सिग्मा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो M/I इंटू के y यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू आपको मिल जाएगी 13.588 न्यूटन पर mm स्क्वायर, आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये क्या होगा, स्ट्रेसेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इतना हमारा हो गया यहाँ पे स्टूडेंट, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर आगे की तरफ बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन मॉडुलस के बारे में। सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या क्या होता है, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस की अगर बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ द और आउटर मोस्ट सेक्शन फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। मतलब जो सेक्शन मॉडुलस होता है वो हमारा रेशियो होता है किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है न्यूट्रल एक्सिस से, वो डिस्टेंस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो z बराबर हमारे कितना हो जाएगा, I/y मैक्सिमम हमारा यहाँ पर हो जाएगा। इसका यूनिट कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट हमारी होती है मतलब मीटर की पावर 4 और y की हो जाएगी मीटर, तो मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा मीटर की पावर 3 आपको मिल जाएगा या फिर m की पावर 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, सेक्शन मॉडुलस हैं। उन सभी वेरियस शेप सेक्शंस के क्या निकालेंगे, सेक्शन मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। अगर बात करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगुलर सेक्शंस के, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इसका जो विड्थ दे रखा है b दे रखा है और डेप्थ हमको यहाँ पर d दे रखा है, ठीक है। इसकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी y मैक्सिमम, का न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी y मैक्सिमम। तो यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस, वी नो दैट विल बी इक्वल्स टू z इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, I/y मैक्सिमम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर बात करेंगे फॉर द रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए, तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, b d की पावर 3/12। तो b d की पावर 3/12 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। y मैक्सिमम की बात करेंगे तो y मैक्सिमम हमारा कितना होगा, d की पावर हाफ कर देंगे, ठीक है, d/2 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू को अपने इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ से सॉल्व होकर आपको क्या मिलेगा, z इक्वल्स टू b d की पावर 2/6 आपको मिल जाएगा, ठीक है। b d की पावर 2/6 आपको मिल जाएगा। तो बात कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शंस है तो उस रेक्टेंगुलर सेक्शंस का
सेक्शन मॉडुलस जो होता है z इक्वल्स टू कितना आएगा, बी डी की पावर 2 अपॉन 6 आपको निकल कर आएगा, और इसकी जो यूनिट होगी वो कितनी होगी, mm की पावर 3 आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना निकल कर आएगा, तो वी नो दैट m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई होती है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन वाई इंटू के आई हमारे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आई अपॉन वाई डेट इज द सेक्शन मॉडुलस, मतलब z इंटू के सिग्मा। सेक्शन मॉडुलस हमारा कितना निकल कर आया था, बी डी की पावर 2 अपॉन 6 इंटू के सिग्मा हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या निकाल सकते हैं, मोमेंटिंग रेजिस्टिंग मोमेंट हमारा निकाल सकते हैं, किसका, रेक्टेंगुलर सेक्शंस का। ओके, इतना क्लियर है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे, हमारे पास क्या है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। अब की बार क्या है, हमारे पास होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है। तो होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस आपको फाइंड आउट करना है। तो सेक्शन मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा और मैक्सिमम डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करने पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई भी होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उस होलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आउटर माइनस के इनर कर देंगे, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका आउटर जो विड्थ है हमारी कैपिटल बी है और आउटर जो डेप्थ है वो हमारा क्या है, कैपिटल डी है। और इसी के साथ जो इंटरनली हम बात करेंगे, इंटरनली हमारी जो विड्थ है वो स्मॉल बी है और डायमीटर हमारे कितना है यहाँ पे, सॉरी हमारा जो डेप्थ है वो हमारा क्या है, स्मॉल डी है। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कितना निकल कर आएगा, डेट इज द बी डी की पावर 3 अपॉन 12 माइनस के बी डी की पावर 3 अपॉन 12 यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस का मतलब बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। y मैक्सिमम की बात करेंगे तो कैपिटल डी y बाई 2 कर देंगे तो यहाँ पे उसका y मैक्सिमम की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वी नो दैट सेक्शन मॉडुलस दैट विल बी इक्वल्स टू z बराबर कितना होता है, i अपॉन y मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पे i की वैल्यू को पुटअप करेंगे, y की वैल्यू को पुटअप करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी कितनी, कैपिटल बी डी की पावर 3 माइनस के स्मॉल बी डी की पावर 3 अपॉन 6t आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वी नो दैट m डेट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस इनटू के स्ट्रेसेस। तो सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को पुटअप करेंगे, स्ट्रेसेस की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दिया, दैट इज द m इक्वल्स टू सिग्मा इनटू 1/6 कैपिटल बी डी की पावर 3 माइनस के स्मॉल बी डी की पावर 3 अपॉन डी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर द होलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस। ठीक है, फॉर द होलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग अपना मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस यहां पर फाइंड आउट किया जा सकता है और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू को भी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखने वाले हैं यहाँ पे अब सर्कुलर सेक्शंस के लिए। ठीक है, अब की बार हमारे पास क्या है, सर्कुलर सेक्शन है। इस सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं हमारे पास कोई भी एक सर्कुलर सेक्शन है और उस सर्कुलर सेक्शन का जो डायमीटर दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, डी यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तो सर्कुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे कितना होता है, पाई अपॉन 64 डी की पावर 4 आपको मिल जाएगा। और y मैक्सिमम की बात करें तो हमारा हो जाएगा d/2, कितना हो जाएगा, d/2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे तो z बराबर कितना हो जाएगा, i अपॉन y मैक्सिमम। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुटअप करेंगे और y मैक्सिमम की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू के पाई डी की पावर 3 अपॉन 32 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, सर्कुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग हमको यहाँ पर मिल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे होलो सर्कुलर सेक्शंस के लिए। तो होलो सर्कुलर सेक्शंस में हमारा क्या होगा, इसका एक आउटर डायमीटर होगा, एक हमारा इंटरनल डायमीटर होगा। तो यहाँ पे जो होलो सर्कुलर सेक्शंस यहाँ पर दिया हुआ है उसका जो आउटर डायमीटर है वो हमारा कितना है, कैपिटल डी है, और इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना है, इसमें हमारा स्मॉल डी है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो होलो सर्कुलर सेक्शंस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैपिटल डायमीटर का जो हमारा आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इंटरनल डायमीटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेगा। ठीक है, तो कैपिटल में से स्मॉल को माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे इस होलो सर्कुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाई डी की पावर 4 अपॉन 64 माइनस के पाई स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन 64 करेंगे तो यहाँ पे होलो सर्कुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिल जाएगा। तो y मैक्सिमम की वैल्यू आपको मिल जाएगी d/2। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे तो z दैट विल बी इक्वल्स टू i अपॉन कितना हो जाएगा, y मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को पुटअप करना है, यहाँ पे आपको y मैक्सिमम की वैल्यू को पुटअप करना है, तो यहाँ पे आपको z की वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज। ठीक है, इसी के साथ मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग कितना मिलेगा आपको यहाँ पे स्टूडेंट, सिग्मा इंटू के पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 अपॉन कैपिटल डी।
ये क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रजिस्टिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शंस के सेक्शन मॉडुलस क्या होने वाले हैं और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होने वाला है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है नॉर्मल तरीके से, वो आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और इन सभी चीजों को यहाँ पे आपको याद रखना है। यहाँ से आपसे पेपर में पूछ सकता है किसी भी सेक्शंस के लिए, तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, पेपर में पूछा भी गया है ये वाला क्वेश्चन। तो देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ, दिख रहा है ना आपको, चलो, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम दैट कैन बी कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉन्ग। यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्कुलर लॉन्ग हमको यहाँ पे कट करना है। ठीक है, तो प्रूव दैट द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ विड्थ ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीम that can be cut from a circular log of diameter d is 1.414. Hence calculate the depth and width of the strongest beam that can be cut off a cylindrical log of wood whose diameter is 300 mm. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर, यहाँ पे आपको सर्कुलर क्या दे रखा है, लकड़ी का कोई बड़ा क्या दे रखा है, यहाँ पे लोग दे रखा है। ठीक है, लोग जो भी है, अब इसमें से क्या करना है, सर्कुलर लोग में से हमको क्या करना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शंस को यहाँ पे कट करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस को क्या करना है, कट करना है। तो यहाँ पे जो हमारा डायमीटर दिया हुआ है वो हमारा डी दिया हुआ है। ठीक है, इस सर्कुलर का डी दे रखा है, इसमें से हमको क्या करना है, रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको फाइंड आउट करना है जिसका विड्थ बी होगा, डेप्थ हमारी मतलब हाइट जो होगी इसकी एच हमको यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाए, लेट ए बी सी डी बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन, यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पे ए बी सी डी हमने क्या माना है, स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन हमने माना है विच कैन बी कट आउट ऑफ द सर्कुलर लॉग ऑफ डायमीटर डी, जिसको हमने क्या करना है, एक सर्कुलर लॉग में से उसको यहाँ पे काटने का काम किया हुआ है। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो सेक्शन मॉडुलस हमारा होता है वो कितना आता है, अभी पीछे हमने आपको आइडेंटिफाई करके बताया था वो कितना आया था। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का, बी एच की पावर 3/12 और y मैक्सिमम हो जाएगा आपका h/2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा बी एच की पावर 2/6 आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ट्राइंगल बीसीडी की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, एक लाइन हमने खींच दी दिस। अब यहाँ पे ट्राइंगल की बात करेंगे बी सी डी, तो ये वाला जो ट्राइंगल आप लोग देख पा रहे हैं बी सी डी, तो बी सी डी में बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो बीसीडी में हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा देखेंगे, तो बीसीडी की अगर बात करेंगे तो बीसीडी हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h की पावर 2 प्लस b की पावर 2, दैट विल बी इक्वल्स टू डायमीटर की पावर 2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ये वाली जो लाइन होगी यहाँ पे जो एक हमने एक लाइन खींची वो क्या होगा, डायमीटर ऑफ द सर्कुलर होगा। तो डायमीटर ऑफ द सर्कुलर, तो आप सब लोग जानते हैं डायमीटर ऑफ द सर्कुलर दैट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा, हाइट प्लस बेस। ठीक है, तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, h की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस d की पावर 2, तो h की पावर 2 मतलब h स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, d स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लिया हमने सेकंड। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द h स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पे h स्क्वायर की वैल्यू को हमने पुट अप कर दिया है, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी b d की पावर 2 माइनस b की पावर 2/6 आपको मिल जाएगा। तो z बराबर हो जाएगा आपका 1/6 b d की पावर 2 माइनस के b की पावर 3 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, वेयर डायमीटर d इज कांस्टेंट। यहाँ पे डायमीटर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कांस्टेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, डायमीटर क्या होगा स्टूडेंट, एक तरीके से कांस्टेंट होगा। भाई जो हमारा एक सर्कुलर लॉग है उसका डायमीटर तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन उसमें से काट पीट के क्या बना रहे हैं, अपना एक रेक्टेंगुलर सेक्शन यहाँ पे आपको बना रहे हैं, या रेक्टेंगुलर सिलेंड्रिकल सेक्शन वहां पे बनाने का काम किया जा रहा है। फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम द सेक्शंस मॉडुलस शुड बी मैक्सिमम, तो यहाँ पे dz अपॉन dv दैट विल इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा फॉर द मैक्सिमम कंडीशंस के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, dz अपॉन dv मतलब यहाँ पे इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे कारण हमारा कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/6 कांस्टेंट है, इसको बाहर आ जाएगा। फॉर द मैक्सिमम रेक्टेंगुलर बीम के लिए हमारा क्या होगा, dz अपॉन dv बराबर क्या है, 0, तो उसके बराबर क्या रख देंगे, यहाँ पर 0 रख देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, d हमारा क्या कांस्टेंट है, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब d तो मतलब d का स्क्वायर हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b की पावर 3 का कितना है, 3b की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा निकल कर आएगा कि d का स्क्वायर बराबर कितना निकल कर आएगा, 3b का स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा,
डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3b का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द डी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमारी निकल कर आई थी वहां पे क्या करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, ठीक है, डी की पावर 2 की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो h का स्क्वायर बराबर, तो d की वैल्यू कितनी थी 3b के पावर 2 माइनस के b की पावर 2, तो 3 में से दोगे तो 2b की पावर 2 आपको मिल जाएगा, h का स्क्वायर अपॉन b का स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 2 आपको मिल जाएगा, h अपॉन b का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 और h अपॉन b का स्क्वायर करेंगे तो यह इधर की तरफ आएगा तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 1.414 आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पे इसकी हाइट और बेस, ठीक है, हाइट और बेस का जो रेशो होगा वो वैल्यू कितनी होगी 1.414 आपको निकल कर आएगा, कितना 1.414 आपको यहां पर निकल कर आ जाएगा। चलिए इसी तरीके से बात करेंगे स्टूडेंट यहां पे नेक्स्ट, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर बीम है 200 mm उसकी डेप्थ है और 300 mm इसके क्या है स्टूडेंट वाइड है, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर, what UDL per meter the beam may carry if the bending stresses is not exceed 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई थिंक ये करा दिया क्या मैंने, नहीं कराया, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर बीम है 200 mm इसकी डेप्थ दी हुई है, तो 200 mm इसकी डेप्थ है और विड्थ हमारा कितना दे रखा है, डेप्थ और विड्थ दे रखा है आपको 300 mm, वाइड है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर, लेंथ हमको जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 8 मीटर हमको दे रखी है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर, वाट यूडीएल पर मीटर द बीम में कैरी, यहाँ पे यूडीएल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इफ द बेंडिंग स्ट्रेसेस इज नॉट एक्सीड 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यहाँ पे जो स्ट्रेसेस की वैल्यू है वो 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है आपको, v विड्थ की वैल्यू दे रखी है, डेप्थ की वैल्यू दे रखी है, l की वैल्यू दे रखी है, सिग्मा b की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेट w इज द यूडीएल पर मीटर यहाँ पे दिया हुआ है। सेक्शन मॉडुलस की बात करेंगे तो सेक्शन मॉडुलस हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए b d की पावर 2/6 होता है, तो यहाँ पे b d की पावर 2/6 के रिगार्डिंग अपना b की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू को रखेंगे, यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस आप अपना फाइंड आउट कर लेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वी नो दैट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है w l की पावर 2/8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे w इंटू l की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 हो जाएगी और यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमारे वैल्यू निकल कर आएगी कितना, मोमेंट जो निकल कर आएगा 8w न्यूटन मीटर आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, नाउ मोमेंट, रजिस्टिंग मोमेंट हमारा क्या होता है सिग्मा इंटू के जेड होता है। यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कितनी आई थी 8000 w, स्ट्रेस की वैल्यू 120 है और जेड की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10 की पावर 6, तो यहाँ से जो यूडीएल लोड की जो वैल्यू है w वो हमारी निकल कर आएगी 30 किलो न्यूटन पर मीटर आपको निकल कर आ जाए, कितना 30 किलो न्यूटन पर मीटर आपको वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, इतना क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इन वाले क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियरली किया जा सकता है, ओके। चलिए इसी तरीके से बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ए स्टील बीम ऑफ होलो स्क्वायर सेक्शन ऑफ 60 mm, एक स्टील की बीम है, ठीक है, और होलो स्क्वायर सेक्शन यहाँ पे हमको दिया हुआ है ऑफ 60 mm आउटर साइड दे रखा है, 50 mm इनर साइड दे रखा है, इज सिंपली सपोर्टेड ऑन ए स्पैन ऑफ 4 मीटर, सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर दे रखी है और जिसकी लंबाई दे रखी है 4 मीटर, फाइंड द मैक्सिमम कंसंट्रेटेड लोड ऑन द बीम एट द मिडल ऑफ द स्पैन if the bending stresses is not exceed 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो हमको गिवन में क्या क्या दे रखा है, लेंथ दे रखी है 4 मीटर की, विड्थ कैपिटल बी हमको दे रखा है 60 का और कैपिटल डेप्थ हमको दे रखा है 60 का, स्मॉल बी की बात करेंगे तो 50 दे रखा है और स्मॉल डी की बात करेंगे तो वो भी हमको 50 दे रखा है, स्ट्रेसेस की वैल्यू दे रखी है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे हमको दिया हुआ है। तब यहाँ पे क्या करेंगे, तो एक तरीके से सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड सेंटर पे हमारा ये लोड लगा हुआ है, डेट इज द पॉइंट लोड, W यहाँ पे हमारा लगा हुआ है और इसकी L हमको दे रखी है लेंथ, डेट इज द W। तो उस कंडीशंस में बात करेंगे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ पर क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी आएगी WL/4 यहाँ पे हमारी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए लोड की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, L की वैल्यू दे रखी है
और एल की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे मोमेंट हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 4000 लोड न्यूटन मीटर आपको निकल कर आ जाएगा। तब क्या करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द होलो रेक्टेंगुलर सेक्शंस बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, मतलब बी h की पावर 3/12 माइनस के बी h की पावर 3/12। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी 55.92 इंटू 10 की पावर 4 m की पावर 4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। y मैक्सिमम की बात करें तो y मैक्सिमम हमारा कितना हो जाएगा, आउटर जो हमारा इसका डेप्थ दे रखा है, हाइट दे रखा है वो 60 दे रखा है, 60 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे आपको y मैक्सिमम आपको मिल जाएगा। फॉर बेंडिंग इक्वेशन से आप सब लोग जानते हैं डेट इज द m अपॉन i इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y हमारा कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा i अपॉन y इंटू के सिग्मा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई है दिस, y की वैल्यू आई है दिस, सिग्मा की वैल्यू दे रखी है दिस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना मोमेंट की वैल्यू हमारी निकाली थी दैट इज द 1000 w, और यहां से W की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 2236.8 न्यूटन। तो यहाँ पे जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस सिंपली सपोर्टेड बीम के मिड सेंटर पे हमने जो पॉइंट लोड लगाया हुआ है उसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे स्टूडेंट 2236.8 न्यूटन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जो जो वैल्यू दे रखी है उन सभी को लिखना है, और लिखने के बाद फॉर्मूला अप्लाइड करना है, फॉर्मूला अप्लाइड करने के बाद अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए एक क्वेश्चन हमारा एक और आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रिगार्डिंग, यहाँ पे सेक्शंस के रिगार्डिंग, टी सेक्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 वुडन प्लैंक्स हैं, हमारे 2 लकड़ी के प्लैंक्स हैं, 150 mm और 50 mm ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए टी सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारा उसका विड्थ दे रखा है 150 और हाइट दे रखी है 50, ईच आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए टी सेक्शन ऑफ ए बीम इफ ए मोमेंट ऑफ 3.4 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पे जो मोमेंट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 3.4 किलो न्यूटन मीटर दे रखा है, इज अप्लाइड अराउंड द हॉरिजॉन्टल न्यूट्रल एक्सिस, induce tension below the neutral axis, find the stresses at the extreme fiber of the cross section, also calculate the total tensile forces on the cross sections। ठीक है, तो वी से हम आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई हमारा टी सेक्शन है, टी सेक्शन का विड्थ यहाँ पे दे रखा है 150 mm और डेप्थ हमको दे रखी है 50 mm। इसी तरीके से इसका जो विड्थ होगा वो 150 mm होगा, डेप्थ हमारी होगी 50 mm। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग जानते हैं टी सेक्शंस के रिगार्डिंग आपको क्या करना होगा, इसका सबसे पहले सेंटरोइड को फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर सेक्शंस का इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको यहाँ पर क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे। ठीक है, तो इस वाले फर्स्ट वाले सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शंस में इसका सेंटरोइड मिड सेंटर में होगा, और इस वाले रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो सेंटर होगा वो भी हमारे मिड सेंटर में यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, क्वेश्चन में हमको यहाँ पर दे रखा है मोमेंट की वैल्यू 3.4 किलो न्यूटन मीटर आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, सेक्शन फर्स्ट का बारे में बात करेंगे, सबसे पहले सेक्शन फर्स्ट का एरिया निकालेंगे। तो एरिया कितना होगा 150 इंटू के 50। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू के 50 आपको निकल कर आएगा, तो कितना होगा 7500 mm की पावर 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से इसके सेंटरोइड की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी। अब डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी, वो कितनी है 150 प्लस के 50 का हाफ कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 175 mm आपको मिल जाएगा। ठीक है, 175 mm आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से बात करेंगे सेक्शन नंबर सेकंड के बारे में। तो सेक्शन नंबर जो सेकंड है इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया कितना हो जाएगा 150 इंटू के 50, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 7500 mm की पावर 2। और इस वाले सेक्शंस का सेक्शन सेकंड का जो सेंटरोइड है ये वाला, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी कितनी होगी 150 का क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो 150 का हाफ करेंगे तो 75 आपको मिल जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए वी नो दैट, अब इसका क्या निकालेंगे, पूरे सेक्शंस का क्या निकालेंगे, सेंटरोइड निकालेंगे। तो पूरे सेक्शन का सेंटरोइड निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 y1 प्लस के a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2, यहाँ पे इसको वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो a1 y1 प्लस के a2 y2, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, a1 की वैल्यू y1 की वैल्यू a2 की वैल्यू y2 की वैल्यू अपॉन a1 प्लस a2 आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से y बार की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिल जाएगी 125 mm आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे अबाउट x एक्सिस के अबाउट, तो इस पूरे सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे किसके, x एक्सिस के अबाउट। तो x एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो पहले वाला जो सेक्शंस था, ठीक है, bd की पावर 3/12 प्लस के एरिया a1 h1 का स्क्वायर, और दूसरे वाले का कितना हो जाएगा bd की पावर 3/12 एरिया हमारा a2 h2 का स्क्वायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे बी डी की पावर 3/12, एरिया हमारा 75,000, H1 की वैल्यू 50 का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 50 इंटू 150 की पावर 3/12 प्लस के 7500 इंटू 50 की पावर 2। सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी आई एक्स एक्स की, डेट इज द 5312.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 मीटर की पावर 4 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाए किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस एक्सिस के अबाउट। ठीक है, यहाँ पे जो H1 है H2 है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसकी वैल्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे एक बार देख लीजिए दोबारा से। देखो यहाँ पे क्या है, इसका साइनटोइड हमारे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, y1 है। इस पूरे सेक्शन का जो साइनटोइड होगा वो y बार होगा, जो यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, y बार, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब इस वाले सेक्शंस का पूरे सेक्शन का जो मूवमेंट ऑफ पूरे सेक्शन का जो साइनटोइड आया है, दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हमारा h1 होगा। क्या होगा, h1 होगा। अब यहाँ पे इस वाले सेक्शन का जो साइनटोइड g2 है और पूरे रेक्टेंगल सेक्शन का जो साइनटोइड है वो हमारा g है। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी होगी, h2 होगी। बस ये याद रखना, दो साइनटोइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही हमारा क्या होता है, हाइट होता है, मतलब h हमारे यहाँ पर होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब बात करेंगे एक्सट्रीम डायस्टेसिस के बारे में। yt हमको दे रखा 125 mm और yc दे रखा 75 mm, आपको निकल कर आ जाएगा। वी हैव बेंडिंग इक्वेशन आप सब लोग जानते हैं, m अपॉन i इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन y। फॉर टेंसाइल स्ट्रेसेस के लिए सिग्मा t दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन i इनटू yt। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ पे सिग्मा t की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में सिग्मा c की वैल्यू को पुट अप करेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो सिग्मा सी की वैल्यू आई है 4.8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सिग्मा टी की वैल्यू आपको निकल कर आई थी 8 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर निकल कर आ गया। अब इसके बाद करेंगे टोटल टेंसाइल फोर्सेस अक्रॉस इन द सेक्शन। टोटल टेंसाइल फोर्सेस हमारे कितना आने वाला है, तो एरिया इन द टेंशन दैट विल बी इक्वल्स टू एरिया इन द टेंशन के कारण हमारा होगा 125 इंटू के 50 दैट इज द वैल्यू ऑफ द 6250 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 मीटर का स्क्वायर आपको मिल जाएगा। तब टोटल क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्सेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज टेंसाइल स्ट्रेसेस इनटू एरिया इन टेंशन दैट इज द वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे और पुटअप करने के बाद यहाँ पे टोटल टेंसाइल फोर्सेस कितना निकल कर आएगा, 25 किलोन्यूटन आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए अब आगे की तरफ बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, जिसमें देखने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सेम इसी की तरह। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि एक शो ए कास्ट आयरन ब्रैकेट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ आई फॉर्म। यहाँ पे आई फॉर्म में हमको दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, आई फॉर्म में दिया हुआ है, फाइंड पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। इसके न्यूट्रल एक्सिस से हमारा जो यहाँ पे स्टूडेंट क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस, पोजीशन ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट that should be imposed on this section if the tensile stresses in the top flange is not to exceed 40 mega newton per meter square. What is then the value of the compressive stress in the bottom flange? ठीक है, bottom flange में इसका compressive stress हमारा कितना होगा। चलिए, तो यहाँ पे कोई कास्ट आयरन का ब्रैकेट आप लोग देख पा रहे हैं, दिख रहा है। इसमें से हमने इसको खींचा तो यहाँ पे हमने आई सेक्शन इसको बना लिया। यहाँ पे जो सेक्शन नंबर फर्स्ट इसको मान लेते हैं, सेक्शन सेकंड इसको मान लेते हैं, सेक्शन थर्ड इसको मान लेते हैं। सेक्शन फर्स्ट का जो यहाँ पे स्टूडेंट आपको विड्थ दे रखा है वो आपको 200 mm दे रखा है। डेप्थ की बात करेंगे तो आपको 40 mm आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके सेक्शन सेकंड की बात करेंगे तो इसका जो आपको यहाँ पर स्टूडेंट विड्थ दे रखा है, मतलब डेप्थ जो दे रखा है वो आपको यहाँ पर 200 mm दे रखा है और उसकी विड्थ आपको 40 mm यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से सेक्शन नंबर थर्ड का आपको यहाँ पे विड्थ दे रखा है 120 mm और डेप्थ आपको यहाँ पर दे रखी है 40 mm आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे देखेंगे आप स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आई सेक्शन इसको बना लिया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। आई सेक्शन में जो जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट मैंने इसको बना लिया यहाँ पर, दिस इज द सेक्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट का एरिया निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा हमारा 200 इंटू के 40।
तो 200 इंटू 40 दैट इज द 8000 mm स्क्वायर निकल कर आएगा। इसकी y1 की वैल्यू को निकालेंगे तो y1 तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है आपकी 40 प्लस 200, ठीक है 40 प्लस 200 प्लस 40 का हाफ कर देंगे, तो 40 प्लस 200 प्लस 40 का हाफ कर देंगे तो 260 mm आपको निकल कर आ जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर फर्स्ट का काम हो गया खत्म। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड का एरिया कितना होगा, 200 इंटू के, ये कितना था 40, तो 200 इंटू के 40, तो 200 इंटू के 40 दैट विल बी इक्वल्स टू 8000 mm स्क्वायर आपको निकल कर आएगा। अब इसका y2 निकालेंगे तो y2 मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 40 प्लस के 200 का हाफ कर देंगे, तो 40 प्लस के 200 का हाफ करेंगे तो 140 mm आपको निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से सेक्शन नंबर थर्ड की बात करें तो सेक्शन नंबर थर्ड का एरिया निकालेंगे तो 120 इंटू के 40 हो जाएगा, दैट इज द 4800 mm का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, y3 होगी, दैट इज द वैल्यू ऑफ द 40/2 दैट विल इक्वल्स टू 20 mm आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तब इस पूरे सेक्शंस का क्या निकालेंगे अपना यहाँ पे स्टूडेंट, इसका सेंटोइड निकालेंगे, तो पूरे सेक्शन का जो सेंटोइड होगा वो कितना होगा, a1y1 प्लस के a2y2 प्लस के a3y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे y बार की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको y बार की वैल्यू मिल जाएगी 158.46 mm, और यहाँ पे yc की वैल्यू होगी जो आपकी आएगी 158.46 mm, और yt की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या करेंगे, स्टैश में से उसको माइनस कर देंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 121 इंटू के 121.54 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आपको यहां पर मिल जाएगा। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे स्टूडेंट अब डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, सेक्शन की और पूरे सेक्शन का जो बीच का सेंटोइड होता है, सेंटोइड के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे निकालेंगे, तो यहां पे मैं एक बार आपको बता देता हूं सिंपल तरीके से। देखो, अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो h1 होगी। अब इस h1 को कैसे निकालूं मैं, h1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी y1, और y1 थी, तो y1 में से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो y1 में से y बार को माइनस करेंगे तो आपको ये वाला मिल जाएगा, y1 में से पूरे में से यहां से यहां तक को माइनस कर देंगे तो ये वाला मिल जाएगा ना आपको। तो वही है, h1 की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, y1 माइनस के y बार कर देंगे। ठीक है, इसी के साथ h2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। h2 की वैल्यू मतलब यहां से इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो, ये वाला g2 ये है और पूरे सेक्शन का g है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, हमारी h2 होगी। h2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमारी y बार है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी y2 है, तो y बार माइनस के y2 कर देंगे तो आपको यहाँ पर h2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से बात करेंगे, हमारा g3 और इस g के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, y बार यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है y बार में से यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हमारी y3, तो y बार माइनस के y3 कर देंगे तो आपको यहाँ पर h3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाइड करेंगे, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x के अबाउट निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा, पहले वाले सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे वाले सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और तीसरे वाले सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तीनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी 2.056 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 मीटर की पावर 4 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए, सेकंड पॉइंट क्या रहा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन आई इक्वल्स टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन y आपको मिलता है। अगर बात करेंगे फॉर टेंसाइल के लिए, तो टेंसाइल में हमारा कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू सिग्मा, सॉरी m इक्वल्स टू आई अपॉन y इंटू के सिग्मा t। ठीक है, i की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट 2.056 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, सिग्मा t की वैल्यू आई थी हमारी 40 इंटू 10 की पावर 6, yt की वैल्यू हमारी निकल कर आएगी 121.54 इंटू 10 की पावर माइनस के 3। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ, सारी चीजों को मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, तो मोमेंट जो निकल कर आएगा रजिस्टिंग मोमेंट, उसकी वैल्यू होगी 67.66 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आगे की तरफ कंपेयर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस की अगर बात करेंगे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस में क्या होगा, सिग्मा सी की वैल्यू को आपको पुटअप करना पड़ेगा, तो सिग्मा सी की वैल्यू को रखेंगे, एम की वैल्यू को रखेंगे, आई की वैल्यू को रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे आपको सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज द 52.16 मेगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। तो
तो इस तरीके से अपनी वैल्यू को यहां पर क्या किया जा सकता है, फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर दिया गया है कि ए सिंपली सपोर्टेड बीम, हमारे पास क्या है स्टूडेंट, हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है एंड इट्स क्रॉस सेक्शन ए आर एज सोन इन द फिगर, द बीम कैरी ए लोड W equals to 20 kilonewton as shown in the figure, its self weight is 7 kilonewton per meter, calculate the maximum normal stresses at 1 1। ठीक है, यहाँ पे जो मैं न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ इन सभी न्यूमेरिकल की आपको प्रैक्टिस करनी है, पेपर में इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, उसके ऊपर यूडीएल भी लगा हुआ है और यूडीएल के साथ साथ वहां पे स्टूडेंट हमारा एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है, जो स्टूडेंट हमारे कितनी डिस्टेंस पर है, हमारा 1.2 मीटर पर लगा हुआ है आई थिंक। ठीक है, ये सारा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये जो सारा डायग्राम है वो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा और इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए कैसे करेंगे इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्टली फाइंड आउट द रिएक्शन आर ए और आरबी। आर ए और आरबी की रिएक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, जिसमें कि मैंने आपको बताया था जो फोर्स हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव होता है, जो फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ए माइनस के 20 माइनस के 7 इंटू के 6, पूरी जो लेंथ है उसकी लेंथ की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो लेंथ की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पर 0.6 आई थिंक। चलिए ठीक है, तो 7 इंटू 0.6 फिर प्लस के आर बी डेट विल इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आर ए माइनस के 20 माइनस के 7 इंटू 3.6, जो डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है 3.6 है। ठीक है, 1.2 1.2 1.2 तो 3.6 आपको मिल जाएगा, डिस्टेंस कितनी है 3.6। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 7 इंटू 3.6 प्लस के आर बी, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल कर आएगी, डेट इज द आर ए, ये आर ए है, ठीक है, प्लस के आर बी इक्वल्स टू प्लस के 20 प्लस के दिस। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 45.2 किलोन्यूटन आपको मिल जाएगा। नाउ टेकिंग मोमेंट एट पॉइंट ए के अबाउट क्या करेंगे, मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, आर ए इंटू के 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा जो फोर्स है वो कितना है यहाँ पे हमारे स्टूडेंट 20, ठीक है, और 20 यहाँ पे हमारा लगा हो, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.2 प्लस के 1.2, तो हो जाएगा 2.4। ठीक है, कितना हो जाएगा 2.4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.4, 20 इंटू के 2.4 प्लस के नेक्स्ट हमारा फोर्स है 7 इंटू 3.6 इंटू 3.6 का आधा कर देंगे क्योंकि यहाँ पे यूडीएल लगा हुआ है, माइनस के आरबी इंटू 3.6, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आएगी आरबी की वो निकल कर आएगी यहाँ पे स्टूडेंट कितना 25.93 किलो न्यूटन आपको मिल जाएगा। कितना 25.93 किलो न्यूटन की वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी। चलिए इसी के साथ बात करेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरबी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आरबी की वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगा आर ए का, तो आर ए डेट विल बी इक्वल्स टू कितना होगा 19.267, 19.267 आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन फर्स्ट। बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे सेक्शन फर्स्ट पर, तो वो कितना आएगा, तो बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे अपने सेक्शन फर्स्ट पर, देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे वाला फर्स्ट पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा आरबी, और यहाँ से आते की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2.4 सॉरी, कितना हो जाएगा 2.4। तो आरबी की जो वैल्यू निकल कर आई थी कितनी आएगी 25.93 और डिस्टेंस कितना है 2.4 है। फिर माइनस के लोड की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 और यहां से आता है कि डिस्टेंस कितनी रखी है 1.2, कितना 1.2 आपको दिया हुआ है। फिर यूडीएल की बात करेंगे तो यूडीएल में कितना होगा 7 इंटू 2.4, भाई पूरा यूडीएल दे रखा है आपका 7 इंटू 2.4, मतलब यहां से यहां तक का आपको देखना है, तो 2.4 हो जाएगा ये डिस्टेंस, और फिर इसका क्या करेंगे इसका भी आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.4 का हाफ। तो यहाँ पे मोमेंट निकालेंगे सेक्शन फर्स्ट पर, तो उसकी वैल्यू आएगी 18.072 किलो न्यूटन मीटर आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है,
फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शंस की बात करेंगे तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शंस हमारा दिया गया है, तो यहाँ पे 20 इंटू के 30 दे रखा है, तो उसका एरिया निकल कर आएगा 20 इंटू के 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस एरिया में से इस सर्कुलर को माइनस करेंगे, जिसका डायमीटर आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर का दे रखा है। ठीक है, तो देखें क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन आपको दे दिया, इसका y1 हमारा निकल कर आएगा इतना, सर्कुलर सेक्शंस की बात करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 176.625 सेंटीमीटर की पावर 2। अब इसका जो सेंटोइड निकालेंगे तो सेंटोइड में क्या करेंगे, जो हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है उसमें से सर्कुलर सेक्शंस को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन माइनस के सर्कुलर सेक्शंस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इस पूरे सेक्शंस का आपका जो सेंटोइड होगा वो निकल कर आएगा 12.91 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे yt की वैल्यू निकल कर आएगी 12.9 सेंटीमीटर और yc की वैल्यू निकल कर आएगी 30 माइनस के 12.9, दैट इज द वैल्यू ऑफ द 17.085 सेंटीमीटर आपको निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इतना क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टूडेंट आगे की तरफ, जिसमें देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकालेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो यहाँ पे h1 और h2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का माइनस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर सेक्शंस का माइनस कर देंगे, मतलब रेक्टेंगुलर में से सर्कल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे कितना होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सर्कुलर सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू को पुटअप करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे x के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा वो आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 mm की पावर 4 आपको मिल जाएगा। तब बात करेंगे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एट सेक्शन फर्स्ट, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस एट सेक्शन फर्स्ट, दैट इज द मोमेंट, दैट इज द m अपॉन i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन के y। तो m अपॉन i इक्वल्स टू सिग्मा c अपॉन yc, दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा c की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन i इंटू के yc। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करके सिग्मा c की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 8.58 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी हैं, न्यूमेरिकल थोड़े से लेंथी हैं, सभी न्यूमेरिकल्स को मैंने अपनी क्लासेस में करा रखा है और ये सारी क्लासेस आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस बीटेक पर आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको हमारे एप्लीकेशन जेई क्लासेस बीटेक पर आपको मिल जाएंगी, वहां पे अपना कोर्स परचेज कर रखा होगा, वहां पे मैंने हर एक क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से वहां पे सॉल्व करके वहां पे बता रखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे वन शॉट क्लासेस में सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व नहीं करा सकता, यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो अभी फर्स्ट जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद वो आप बाकी के क्वेश्चन आपको नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मैं हर एक क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करके बता दूं किस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने यूनिट नंबर 3 का रिवीजन कर पा रहे हैं, यूनिट नंबर 3 का क्या कर पा रहे हैं, रिवीजन कर पा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, पूरी डिटेल क्लासेस को देखने के लिए आपको एप्लीकेशन जेई क्लासेस बीटेक पर जाकर क्लासेस को देखना होगा, बट आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो इसलिए नॉर्मली वे में मैं आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चंस को समझा रहा हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपके मिल पाते हैं, तो इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। चलिए इसी के साथ एक ये वाला सेक्शन है, इस वाले सेक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मली इस वाले क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है। तो इस क्वेश्चंस में बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह के शेप्स हमको दे रखी हैं। शो द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कास्ट आयरन बीम व्हेन दिस बीम इज सब्जेक्टेड टू ए बेंडिंग मोमेंट, द टेंसाइल स्ट्रेस एट द बॉटम एज is 30 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड एट द टॉप एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका सेक्शन होगा दिस, इसका सेक्शन होगा दिस, इसका सेक्शन दिस, मतलब 1 2 3 4 5। देखो ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन सेम है, ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन सेम है। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो सेक्शन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे, तो सेक्शन नंबर फर्स्ट हमारे कितना होगा, 12 2 2, तो कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। तो 16 इंटू 2, तो 16 इंटू 2 दैट इज 32 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो y बार हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, y बार कितना होगा 4 प्लस के 15 और 2 का आधा कर देंगे तो 1, तो वहां हो जाएगा y1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो y1 क्या होता है हमारा सेंटरोइड, इस वाले सेक्शन का जो सेंटरोइड होगा इसका मिड में सेंटर करेगा और एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस होती है हमारा y1 होगा। ठीक है, तो y1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 15, तो 4 प्लस 15 प्लस
यहां से तक की डिस्टेंस 2, तो 2 का आधा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो वही हमारा y1 की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन सेकंड और थर्ड की बात करेंगे, तो सेक्शन सेकंड और थर्ड हमारे सेम है, तो इसलिए यहाँ पे इसका एरिया कितना हो जाएगा 15 इंटू के 2, तो 15 इंटू के 2, तो 2 एरिया, तो 2 से मल्टीप्लाई और कर दो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से y2 और y3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस के 15 का हाफ कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 11.5 सेंटीमीटर। सेक्शन 4 और 5 की बात करेंगे तो सेक्शन 4 और 5 भी हमारे सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से तक का 9 है और यहां से तक का 4 है, तो 9 इंटू 4 और कितने दो सेक्शन है 2, तो हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 4 दैट विल बी 72 निकल कर आ जाएगा। और y4 और y5 की बात करेंगे तो 4 का आधा कर देंगे तो आपको यहां पर इसकी y4 और y5 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे इससे पूरे सेक्शंस का जो हमारा सेंटोइड होगा वो कितना निकल कर आएगा, तो पहले वाले सेक्शंस का, फिर दूसरे वाले का, फिर तीसरे वाले का, इसी तरीके से नीचे हमारे यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे हर एक वैल्यू को पुटअप करेंगे, पुटअप करने के बाद यहाँ पे आपका y बार निकल कर आएगा 9 सेंटीमीटर, जिसमें कि yt होगा 9 सेंटीमीटर और yc होगा आपका 12 सेंटीमीटर आपको निकल कर आएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है तीनों सेक्शंस के रिगार्डिंग। तो फर्स्ट सेक्शंस का दूसरे सेक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 का निकालने हैं, तीसरे सेक्शन में 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि तीसरा हमारा निकालने हैं। तो यहाँ पे पूरे सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल कर आएगा कितना 9006.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 8 मीटर की पावर 4। इसी के साथ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा कितना होगा m अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन y। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू निकल कर आएगी 3002.23 न्यूटन मीटर आपको मिल जाएगा। स्ट्रेस एट टॉप सेक्शन, तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा सी दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन आई इनटू के yc आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे yc सिग्मा सी की वैल्यू मिल जाएगी 40 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, चलिए ये वाला एक पार्ट हमारा खत्म हो चुका है, दूसरा पार्ट है आपका स्टूडेंट शियर स्ट्रेसेस के बारे में। ठीक है, तो शियर स्ट्रेसेस के बारे में सेकंड वाले चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे, शियर स्ट्रेसेस के बारे में सेकंड वाले चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर इसको किया जाएगा। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट शियर स्ट्रेसेस के बारे में। अब शियर स्ट्रेसेस क्या होगा उसके बारे में फाइनली को फाइंड आउट करेंगे। तो शियर स्ट्रेसेस ऑन द बीम, बीम पर हमारी शियर स्ट्रेसेस किस तरीके से हमारी डेवलप होती हैं वो यहाँ पर देखने वाले। सपोज दैट जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास कोई एक बीम है और इस बीम के ऊपर यूडियल लोड हमारा लगा हुआ है और उस यूडियल लोड को हमने दो सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया है, ए बी और सी डी वाले दो हमने यहाँ पे सेक्शन आपको बना लिए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे इस बीम के रिगार्डिंग, इस बीम में हमारा एक न्यूट्रल एक्सिस होगा डेट इज द एन एन। ठीक है, उसके ऊपर हमने एक लेयर मानी है डेट इज द ये, और उसकी लेयर की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी y1 है। ठीक है, और उसके ऊपर भी हमारा क्या है एक बार हमारा रखा हुआ है जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं दिस बार। ठीक है, ये बार हमारा रखा हुआ है दिस। ठीक है, अगर बात करेंगे ए बी सेक्शंस के रिगार्डिंग तो ए बी सेक्शन पर मोमेंट लग रहा है हमारा m, स्ट्रेसेस लग रही है हमारी सिग्मा। अगर सेक्शन की बात करेंगे सी डी पर तो यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू लग रही है कितना m प्लस के डेल m और स्ट्रेस की वैल्यू लग रही है सिग्मा प्लस के डेल डी डेल सिग्मा। ठीक है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हमको देखने को मिल पा रहा है। ओके, चलिए कंसीडर ए सिंपली सपोर्टेड बीम, एक हमारे पास क्या सिंपली सपोर्टेड बीम है कैरिंग ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो हमारे उसके ऊपर क्या लगा हुआ है यूडियल लोड यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। ड्यू टू यूडियल शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट विल वेरी अलोंग द लेंथ ऑफ द बीम, जो वेरी कर रहा है इसके बीम के लेंथ के अकॉर्डिंग। कंसीडर टू सेक्शन ए बी और सी डी ऑफ दिस बीम एट ए डिस्टेंस ऑफ डी एक्स, एट ए डिस्टेंस ऑफ डी एक्स यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, तब यहाँ पे बात करेंगे लेट सेक्शन ए बी के लिए, तो ए बी के लिए हमारा सेक्शन हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ डेट विल बी इक्वल्स टू शियर फोर्स हो जाएगा, एम बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा किसके सेक्शंस के लिए ए बी के लिए, और आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। इसी तरीके सेक्शन बात करेंगे सी डी के लिए, तो सी डी में एफ प्लस डी एफ शियर फोर्स हो जाएगा, सिग्मा प्लस डी सिग्मा हमारा क्या हो जाएगा शियर स्ट्रेसेस हो जाएगा, एम प्लस डी एम हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट। नाउ फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन से आप सब लोग जानते हैं m अपॉन आई इक्वल्स टू कितना होता है सिग्मा अपॉन y होता है। नाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस एट डिस्टेंस y फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस हमारे कितना होगा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑफ सेक्शन ए बी सिग्मा इक्वल्स टू m अपॉन आई इनटू के y आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन सेक्शन सी डी, तो सी डी के रिगार्डिंग बात करेंगे तो सी डी में कितना हो जाएगा, देखो नॉर्मल ए बी के लिए हमारा कितना हो जाएगा
स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू m अपॉन i इंटू के बाई, और CD के लिए हमारे कितना हो जाएगा, m की जगह रखेंगे m प्लस के डेल m, या dm यहाँ पे इसको रख देंगे। फोर्स ऑफ सेक्शन ए बी के निकालेंगे तो फोर्स कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कितना होगा फोर्स, तो स्ट्रेस बराबर कितना लोड अपॉन एरिया, ठीक है, लोड अपॉन एरिया मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा स्ट्रेस इनटू के एरिया। अब स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आई थी, m अपॉन आई इंटू के बाई, m अपॉन आई इंटू के बाई इंटू के डी निकल कर आया, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया है। फोर्स ऑफ सेक्शन CD की बात करें तो CD के हमारा स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, स्ट्रेस प्लस के डेल डी, मतलब सिग्मा प्लस के डी सिग्मा यहाँ पे हमको दिया हुआ है, फिर हमारा हो जाएगा डी डेल ए, ठीक है, या डी ए। अब सिग्मा प्लस डी सिग्मा की जो वैल्यू है वो बेसिकली हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे स्टूडेंट, सिग्मा प्लस डी सिग्मा की वैल्यू दे रखी है m प्लस के डी m अपॉन आई इंटू के वाई इंटू के डी ए, ये वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, इतना आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट आगे की तरफ, नेट अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सेक्शन, ठीक है, नेट अनबैलेंस फोर्स ऑन द सेक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, फोर्स ऑन द सेक्शन CD माइनस के फोर्स ऑन द सेक्शन AB। तो CD वाले सेक्शन वाला जो CD वाला सेक्शन था वहां पे जो फोर्स लग रहा था उसमें से माइनस कर देंगे AB वाले सेक्शंस के रिगार्डिंग, तो फोर्स ऑन द सेक्शन CD दैट इज द m प्लस डी m अपॉन i इंटू के y इंटू के DA माइनस कर देंगे m अपॉन i इंटू के y इंटू के DA। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या मिलने वाली है स्टूडेंट, देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, m अपॉन आई y इंटू के डेल, तो m अपॉन y इंटू के y इंटू के DA, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा dm अपॉन आई y इंटू के DA आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल अनबैलेंस फोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो dm अपॉन आई इंटू के y इंटू DA, तो dm अपॉन आई कॉन्स्टेंट इसको बाहर रख लेंगे, y इंटू के DA आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन y इंटू DA दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, y बार इंटू के a आपको मिल जाएगा, जहां पर a क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्शन अबव EF, ठीक है, EF का जो हमारा सेक्शन होगा उसका एरिया होगा क्या, A, ठीक है, और y बार क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द एरिया फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे क्या करेंगे, दैट इज द वैल्यू ऑफ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, dm अपॉन आई इंटू के y बार इंटू के a, इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट। उसके बाद क्या करेंगे, दिस इज द टोटल अनबैलेंस फोर्स एट द लेवल EF, देन शियर स्ट्रेस इंटू के शियर एरिया, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, टो होगी, और शियर एरिया की वैल्यू क्या होगी, b इंटू के dx आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टो इंटू के b इंटू के dx दैट विल बी इक्वल्स टू dm अपॉन आई इंटू के y बार इंटू के dA। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू dm अपॉन dx इंटू के एरिया इंटू y बार अपॉन b इंटू के i। अब यहाँ पे क्या होता है, dm अपॉन dx दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होता है, f दैट इज द शियर फोर्स, तो शियर फोर्स हम निकाल सकते हैं, मतलब मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू के डिस्टेंस होता है, और फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, मोमेंट अपॉन डिस्टेंस, तो मोमेंट अपॉन डिस्टेंस को हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, शियर, मतलब एक तरीके से शियर फोर्स हमने लिख दिया है। तो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू जो हमें निकल कर आती है वो आती है F इंटू ए इंटू के y बार अपॉन b इंटू के i। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले के बेस पर हमारे न्यूमेरिकल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले के बेस पर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इस तरीके से क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया जाएगा। अब इसी के साथ बात करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, शो दैट फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, एक हमारे पास क्या रेक्टेंगुलर सेक्शन है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज 1.5 टाइम्स द एवरेज स्ट्रेसेस। तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस होता है वो 1.5 टाइम्स होता है एवरेज स्ट्रेसेस के, ये हमको क्या करना है, प्रूव दैट करना है। तो प्रूव दैट करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ आपको दे रखा है b, डेप्थ की बात करेंगे तो हमको दे रखे हैं यहाँ पर d, ठीक है, इसका एक न्यूट्रल एक्सिस है n डैश, और यहाँ पे क्या कर किया गया है, y डिस्टेंस की दूरी पर एक हमारा सेक्शन दिया गया है, y डिस्टेंस की दूरी पर हमारा एक क्या है, एरिया दिया गया है, और इस एरिया पे हमारा इसका स्ट्रेंथ, इसकी जो विड्थ होगी वो हमारी b होगी, और डेप्थ हमारे कितना होगा, यहां से तक हमारा d/2 होगा, और d/2 को भी क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो d/2 माइनस के y, d/2 माइनस के y कर देंगे तो आपको ये वाली डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, ठीक है। इसका साइनटोड हो गया यहाँ पर g2, और इसकी यहाँ से और इसकी जो डिस्टेंस होगी हमारी कितनी होगी, y बार आपको यहाँ पर फाइंड आउट होके मिल जाएगी, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, लेट ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ विड्थ b and depth d as shown in the figure and this section is subjected to shear force F. Consider a section EF at a distance y from neutral axis, then the shear stress is equals to F into area into y bar upon y, sorry b into k I,
इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्शन अबाउट वाई, इस वाले जो हमारा ये है ए बी ई एफ, ठीक है, ए बी एफ ई का जो एरिया है उसको एरिया को फाइंड आउट करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, यहां से आते की डिस्टेंस कितनी है डी बाई टू माइनस के वाई, और यहां से आते की डिस्टेंस कितनी है हमारी बी, तो डी बाई टू माइनस के टू, सॉरी डी बाई टू माइनस के वाई इंटू के बी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ एरिया ए फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज द वाई बार, तो वाई बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा कितना आएगा, वाई बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y प्लस के इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो y प्लस के इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो आपको यहाँ पर g2 और g1 के बीच की डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, डेट इज द y बार। तो वही हमने यहाँ पे किया है, y प्लस के d बाई टू माइनस वाई का क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो उसको सॉल्व करेंगे y बार डेट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई टू y प्लस के d बाई टू आपको मिल जाएगा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द y बार एंड a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो a की वैल्यू को और y बार की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी टो बराबर के f इंटू के, एरिया जो होगा वो आपको मिलेगा d बाई टू माइनस के बाई इंटू के b इंटू के 1 बाई टू वाई प्लस के d बाई टू अपॉन i इंटू के b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, देखेंगे देखो यहाँ पे क्या है, d बाई टू माइनस के बाई और d बाई टू प्लस के बाई, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा d बाई टू का स्क्वायर माइनस के y का स्क्वायर, तो f इंटू के 1 बाई टू, एक b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, तो d बाई टू मतलब d का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस के y का स्क्वायर हमारे यहाँ पर हो जाएगा। तो टो बराबर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर f, ये वाला दो जो होगा नीचे की तरफ चला जाएगा, यहाँ पे वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगर बात करेंगे एट y बराबर 0 पर, तो y बराबर 0 पर टो मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिलने वाला होगा, तो टो मैक्सिमम डेट विल बी इक्वल टू कितना होगा, f इंटू डी की पावर 2 अपॉन 4 माइनस के 0, y बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको f डी की पावर 2 अपॉन 8i आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, टो मैक्सिमम f डी की पावर 2 अपॉन 8, रेक्टेंगुलर सेक्शंस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी डी की पावर 3 अपॉन 12 होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, i की जगह बी डी की पावर 3 अपॉन 12 रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे आपको मिलेगा टो मैक्सिमम इक्वल्स टू 1.5 f अपॉन बी डी आपको मिल जाएगा, और इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर सेकंड। एवरेज शियर स्ट्रेसेस की बात करेंगे तो एवरेज शियर स्ट्रेसेस हमारा क्या होगा, शियर फोर्स अपॉन एरिया, तो शियर फोर्स F और एरिया हमारा हो जाएगा बी इंटू के डी। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं F अपॉन बी डी, तो यहाँ पे F अपॉन बी डी क्या है हमारा, शियर स्ट्रेस एवरेज है, तो टो मैक्सिमम डेट विल इक्वल्स टू 1.5 टो एवरेज आपको मिल जाएगा, और यही हमको क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, ठीक है। तो जो शियर स्ट्रेसेस हमारा होता है मैक्सिमम, वो हमारा इक्वल होता है 1.5 टो एवरेज के, इसी को क्या करना है, आपको प्रूव करना है। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल के बारे में, ठीक है, इसी के बेस पर हमारा न्यूमेरिकल है, शियर स्ट्रेसेस के बेस पर, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम है, 6 सेंटीमीटर वाइड है और 12 सेंटीमीटर डेप्थ है। कोई भी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर सेक्शन है बीम, जिसका यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, 6 सेंटीमीटर आपको दे रखा है वाइड और 12 सेंटीमीटर इसका डेप्थ दे रखा है, इज सब्जेक्टेड टू ए शियर फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन। यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू जो दे रखी है 150 किलो न्यूटन यहाँ पर दिया हुआ है। कैलकुलेट द शियर स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड एट डिस्टेंस 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 मेजर्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। इस न्यूट्रल एक्सिस से हमारी जो ऊपर की लेयर्स है वहां पे शियर स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक की अपने स्ट्रेसेस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। स्केच द वेरिएशन ऑफ द शियर स्ट्रेस अलोंग द डेप्थ ऑफ द बीम एंड कमेंट ऑफ द नेचर ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे आपको इसका स्केच आपको बताना है किस तरीके शियर स्ट्रेस का यहाँ पे स्ट्रेस हमारा बनेगा, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यू दे रखी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। बी हमको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, डी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, एफ दे रखा है 150 किलो न्यूटन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टोटल सेक्शंस का, तो टोटल सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो रेक्टेंगुलर सेक्शंस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है, बी डी की पावर 3 अपॉन 12, तो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी 864 इंटू 10 की पावर 4 mm की पावर 4 यहाँ पे आपको निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी के साथ बात करेंगे शियर स्ट्रेस ऑफ ए डिस्टेंस y फ्रॉम एन ए, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस y पर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस से। तो अभी पीछे मैंने आपको फाइंड आउट करके बताया था, हमारा फॉर्मूला निकल कर आया था शियर स्ट्रेस का, टो इक्वल्स टू f अपॉन 2y डी की पावर 2 अपॉन 4 माइनस के y का स्क्वायर। अगर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो उस कंडीशंस में यहाँ पर क्या करेंगे, अपने न्यूट्रल एक्सिस से शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पे f की वैल्यू को रखा 2 इंटू आई की वैल्यू को रखा, d की वैल्यू को रखा, y की वैल्यू कितनी है 0, तो उस कंडीशंस में हमारा शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी 31.248। जब y बराबर हमारे कितना होगा 0 होगा, उस समय शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी 31.248 निकल कर आएगा। जब y बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो उस समय शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 30, ठीक है। जैसे जैसे हमारी डिस्टेंस बढ़ती जा रही है
वैसे वैसे स्ट्रेस की वैल्यू, शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी घटती चली जाएगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y बराबर 1 सेंटीमीटर रखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर मतलब 10 mm रखेंगे, तो 10 mm रखने के बाद हमारा ये वाला वैल्यू निकल कर आएगा। फिर y बराबर 2 सेंटीमीटर मतलब 20 mm रखेंगे, तो 20 mm रखने के बाद 27 निकल कर आएगा, तो 30 के बाद कितना है 27। उसके बाद 3 सेंटीमीटर रखेंगे, 3 सेंटीमीटर में आपको कितना निकल कर आएगा 23.436 निकल कर आएगा। फिर y बराबर क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू इज द 17.36। देन y बराबर क्या रखेंगे 5 सेंटीमीटर, तो उस समय वैल्यू आएगी 9.548, और y बराबर 6 रखने पर वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। तो ये इसका जो ग्राफ बनने वाला है वो किस तरीके से बनेगा वो यहाँ पे स्टूडेंट देखेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया था 0 पर हमारी शियर स्ट्रेस की वैल्यू आई थी 31.248 टो मैक्सिमम, मतलब y बराबर 0 पर जब यहाँ पे कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता वहां पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी मेरी मैक्सिमम, दैट इज द 31.248 न्यूटन पर एम स्क्वायर। 1 पर हमारी आई थी 30, 2 पर आया था 27, 3 पे आया था 23, 4 पर आया था 17, 5 पे आया था 9.5, और 6 पे आपका यहाँ पर 0 निकल कर आया। तो इस तरीके से कर्व बनेगा, और यही कर्व हमको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, शियर स्ट्रेसेस को। ठीक है, यही कर्व जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको स्टूडेंट, यहाँ पर शियर स्ट्रेसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा है। चलिए इतना क्लियर है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम इज द टी सेक्शन ऑफ ओवरऑल डेप्थ 140 mm, वाइड दे रखा है फ्लैंज 200 mm, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज 40 mm एंड थिकनेस ऑफ वेब 20 mm। ड्रॉ द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम इट इफ इट कैरी ए शियर फोर्स ऑफ 60 किलो न्यूटन। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर फ्लैंज दे रखा है, एक हमारा वेब दे रखा है, तो फ्लैंज इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको यहाँ पर क्या मान लेते हैं सेकंड मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इसका एरिया 200 इंटू के 40, तो एरिया निकालेंगे 200 इंटू के 40। उसके बाद इसका डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से सेंटरोइड का, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस के 20, तो 100 प्लस के 20। ठीक है, ऊपर से लेंगे, अब की बार क्या करेंगे ऊपर से कंसीडर किया जाएगा, तो 40 का क्या कर देंगे इसका हाफ कर देंगे, तो 40 का हाफ हो जाएगा 20। ठीक है, वेब की बात करेंगे तो वेब का एरिया कितना हो जाएगा 100 इंटू के 20, तो 100 इंटू के 20। y2 की वैल्यू की बात करेंगे तो y2 हो जाएगा हमारा 100 प्लस के 40 का हाफ कर देंगे। ठीक है, तो 40 प्लस के 100 का हाफ कर देंगे, ऊपर से कंसीडर करेंगे, तो 40 प्लस के 100 का हाफ कर देंगे, तो आपको y2 की वैल्यू मिल जाएगी। तब यहाँ पे क्या करेंगे पूरे सेक्शंस का y बार निकालेंगे, तो y बार हमारा हो जाएगा a1 y1 प्लस के a2 y2 अपॉन a1 प्लस a2। अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, यहाँ पे y बार की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो हमारी निकल कर आएगी 0.034 एम। तो y बार जो हमारे पूरे सेक्शन का जो सेंटरोइड निकल कर आया है वो ऊपर से कितना आया है 0.034 मीटर, या सेंटीमीटर की बात करें 3.4 सेंटीमीटर, तो 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 3.4 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 30। ठीक है, 30.4, तो 30.4 मतलब 40 है, तो 30.4 यहाँ पर आएगा कम से कम, तो यहाँ पे इस पूरे सेक्शन का सेंटरोइड यहाँ पे आपको मिल जाएगा। H1 और H2 की वैल्यू को आप क्या करना है फाइंड आउट करना है, H1 और H2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या करना है आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है x अबाउट। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लैंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बैक, तो अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, अपनी वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे Ixx, दैट विल बी इक्वल्स टू 10.57 इंटू 10 की पावर -6 मीटर की पावर 4 आपको यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे अपने वैल्यू को फाइंड आउट करने का काम करेंगे। इतना क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का काम करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे शियर फोर्स एट न्यूट्रल एक्सिस। अब क्या करेंगे शियर फोर्स निकालेंगे अपने न्यूट्रल एक्सिस पर, तो न्यूट्रल एक्सिस पर शियर फोर्स करेंगे, दैट इज द न्यूट्रल एक्सिस पर शियर फोर्स दैट विल बी इक्वल्स टू फोर्स इनटू एरिया इनटू y बार अपॉन IB। अब a y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 200 इंटू के 34, y बार की वैल्यू निकालेंगे तो 34 माइनस के 20 आपका हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a y बार की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी 95.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर की पावर 3 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे a y बार की वैल्यू को पुटअप करेंगे, f की वैल्यू को पुटअप करेंगे, i और b की वैल्यू को पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर हमारा कितना आएगा 2.7 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करेंगे शियर स्ट्रेस इन द फ्लैंज जस्ट एट द जंक्शंस ऑफ वेब एंड फ्लैंज। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे इन द फ्लैंज जस्ट एट द जंक्शंस ऑफ वेब एंड फ्लैंज पर, तो यहाँ पे बात हम इसकी अपने यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करेंगे, दैट इज द शियर फोर्स F, a y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, टॉप फ्लैंज निकल कर आएगा 3.178 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी के शेयर स्ट्रेस इन बैव जस्ट एट द जंक्शन ऑफ द बैव एंड द फ्लैंज, देन द वैल्यू, अपनी वैल्यू को पुटअप करेंगे, अपनी वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से को किया जाएगा वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। ओके, इसी के साथ यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे स्टूडेंट ट्राइंगल के रिगार्डिंग है। द शियर फोर्स सेक्शन ऑन ए बीम एट ए सेक्शन इज एफ, द सेक्शन ऑफ द बीम इज ट्राइंगुलर। यहाँ पे सेक्शन ऑफ द बीम कैसे दे रखा है, ट्राइंगल दे रखा है, बेस बी एंड ऑफ एन एल्टीट्यूड एच, द बीम इज प्लेस्ड विद इट्स हॉरिजॉन्टल, फाइंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड द शियर स्ट्रेस एट एन ए। यहाँ पे कोई हमारा ट्राइंगल सेक्शन आप लोग देख सकते हैं, एक हमारा ट्राइंगुलर सेक्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका न्यूट्रल एक्सिस हमने एन ए यहाँ पे मान लिया है, इसका विड्थ हमारा जो होगा बी होगा, डेप्थ हमारे यहाँ पे इसकी एच होगी। ठीक है, अब न्यूट्रल एक्सिस से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है हमारी कितनी होती है, h/3 होती है, और बाकी की जो डिस्टेंस होती है 2h/3 आपको देखने को मिल पाती है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसके न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर एक हमारी लेयर है, डेट इज द EF। क्या है स्टूडेंट, हमारी EF हमारी लेयर है, और EF से ऊपर की जो डिस्टेंस हमको दे रखी है x दे रखी है। अब इस x का भी अगर हम इसका साइनटोइड निकालेंगे तो इसका साइनटोइड जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो कितना होगा, x/3, और ऊपर का कितना मिल जाएगा, 2x/3 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल सेक्शन का साइनटोइड और उस पूरे इसका साइनटोइड का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे कितना होगा, y बार हमको देखने को मिल पाएगा। ठीक है, चलिए, द न्यूट्रल लेयर ऑफ द ट्राइंगल ABC will lie at the centroid of triangle, but the centroid of the triangle will be at a distance of 2h/3 from the top। टॉप से हमारा कितना है स्टूडेंट, 2h/3 डिस्टेंस पर, टॉप से कितना है 2h/3 डिस्टेंस पर इसका साइनटोइड है। अब बात करेंगे न्यूट्रल एक्सिस विल एट ए डिस्टेंस ऑफ 2h/3 फ्रॉम द टॉप, किससे, हमारे टॉप से। नाउ कंसीडर ए लेयर ऑफ EF, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, एक लेयर को कंसीडर किया गया है, दैट इज द EF एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर हमारी एक लेयर है, दैट इज द EF। नाउ शियर स्ट्रेस एट दिस लेवल, अब यहाँ पे इस वाले लेवल पर क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो फॉर्मूला हम सब लोग जानते हैं कितना, शियर फोर्स इनटू के एरिया इनटू के y बार अपॉन I भी हमारा होता है। इसको इक्वेशन नंबर मान लेंगे यहाँ पर फर्स्ट। a y बार की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEF, मतलब एरिया ऑफ द ट्राइंगल CEF, इसका ट्राइंगल निकालेंगे, मतलब एरिया निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस ऑफ साइनटोइड ऑफ ट्राइंगल CEF फ्रॉम NA। तो यहाँ पे ट्राइंगल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू के EF इंटू के x, मतलब 1/2 इंटू के EF इंटू के x। अब EF की वैल्यू मुझको नहीं पता है, यहां से यहां तक की वैल्यू x है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। ठीक है, इंटू के डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम द ट्राइंगल CEF फ्रॉम NA। तो 2h/3 में से क्या करेंगे, 2x/3 को माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, EF जो होगा वो हमारा इक्वल होगा x इंटू बी अपॉन एच के। ठीक है, x इंटू बी अपॉन एच के, और यहाँ पे a y बार की वैल्यू निकल कर आएगी 1/3 इंटू बी एक्स की पावर 2 अपॉन एच, h माइनस के x आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करेंगे, जो b है, b हमारा क्या है, EF के इक्वल है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, जो b होगा वो हमारा EF के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, EF के इक्वल होगा, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, x इंटू के बी अपॉन एच आपको यहाँ पर मिल जाएगी। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द a y बार इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे a y बार की जो वैल्यू निकल कर आई है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे पुटअप करेंगे, तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल कर आएगी, टो EF दैट विल इक्वल्स टू f इंटू के 1/3 b x की पावर 2 अपॉन h, h माइनस के x अपॉन b इंटू के i। Then the value of the f into के 1/3 b x की पावर 2 अपॉन h, h माइनस के x। देन b की वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई थी, x इंटू के b अपॉन h इंटू के i हमारा यहाँ पर निकल कर आया था। ठीक है, ठीक है, b की वैल्यू कितनी निकल कर आई थी, x b अपॉन h। तो यहां से एक इक्वेशन निकल कर आएगी क्या, f अपॉन 3i x h माइनस के x का स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, यहाँ पर सेकंड मान लेंगे। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। चलिए, अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, इट इज क्लियर दैट द वेरिएशन ऑफ द टॉप विद रेस्पेक्ट टू x इज पैराबोलिक। एट द टॉप x बराबर 0, देन शियर स्ट्रेस दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एट द बॉटम में बात करेंगे तो जब x बराबर h होगा तो उस कंडीशंस में शियर स्ट्रेस की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब इस वाले इक्वेशन में h बराबर, मतलब x बराबर की वैल्यू क्या रखेंगे, h रखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो एट द बॉटम पे शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अब एट द न्यूट्रल एक्सिस पे बात करेंगे तो x बराबर 2h/3 रखेंगे, तो यहाँ पे 2h/3 रखेंगे, तो उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस जो पर हमारी जो स्ट्रेसेस आएगी
वो आएगा 2/27 एफ एच की पावर 2/i आपको निकल कर आएगा। इसी तरीके से फ्रॉम ट्राइंगल सेक्शंस की बात करेंगे तो ट्राइंगल सेक्शंस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बी एच की पावर 3/36। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे और यहाँ पे हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो आएगी 8/3 इंटू के एफ अपॉन बी एच। फॉर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की बात करेंगे तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में कितना होगा डी टो अपॉन डी एक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के रिगार्डिंग एफ अपॉन 3i दैट इज द कांस्टेंट। तो यहाँ पे x का हो जाएगा 1, h बचेगा और x का हो जाएगा मतलब x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है। और ये जब हमारा क्या है, सारी वैल्यू हमारी 0 है, तो उस कंडीशन में x की वैल्यू निकल कर आएगी h/2। कितना आएगा, h/2 आपको यहाँ पर निकल कर आएगा। अब क्या करेंगे, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट अप करेंगे इसकी वैल्यू को, तो x की जगह क्या रखेंगे, h/2 रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा h की पावर 2/2 माइनस के h की पावर 2/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपको वैल्यू निकल कर आएगी f/12i इंटू एच की पावर 2। तो यहाँ पे कितना होगा, एफ एच की पावर 2 12 और i मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द ट्राइंगल सेक्शन, तो बी एच की पावर 3/36। इसको पुटअप करेंगे तो यहाँ पे आपको निकल कर आएगा ई एफ पर जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी 3f/bh आपको निकल कर आएगा, ठीक है। Hence, the shear stress at NA is not maximum, but it is maximum at depth h/2। ठीक है, किस पर होगा मैक्सिमम, हमारा h/2 की डेप्थ पर होगा फ्रॉम द टॉप से। तो वहां पे इसका shear stress की वैल्यू जो होगी हमारी मैक्सिमम आपको यहाँ पर मिल जाएगी एट द टॉप सेक्शन से। इतना क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने स्टूडेंट यूनिट नंबर 3 में जो भी हमारे टॉपिक्स थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो भी मैंने अपने क्लासेस में कराया था, वो यहाँ पे एक तरीके से मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेई क्लासेस मिनट पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की 1 शॉट क्लासेस के बारे में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।